सो रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड डियर एस्पिरेंट्स एंड मेरे प्यारे प्यारे फ्रेशर एस्पिरेंट्स, इस पूरे वीडियो के अंदर, इस पीपीटी के अंदर ये इकलौती पिक्चर हमने लगाई है और मैं आप सभी से ये जानना चाहूंगा कि जब हमारा वीडियो समाप्त होता है तब आप मुझे बताइएगा कि ये जो पिक्चर आपने साथ लगाई है, जो फोटो आपने लगाई है, ये क्या जस्टिफाई कर पाती है इस पोएम को। ठीक है, सो सबसे पहले रिस्पेक्ट ये सिनॉप्सिस है जिसको आप रूपरेखा समझिए कि हम इस वीडियो के अंदर किन किन मुद्दों पर बात करने वाले हैं। देखो, टीजीटी पीजीटी लेवल पर हर एक चीज को बहुत नेक्स्ट लेवल पर कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। अब आते हैं बात हम लोग इंपॉर्टेंट की नोट्स पे। ये इसलिए डिजाइन किया गया है जस्ट बिकॉज कि एग्जाम टाइम पीरियड से पहले एक क्विक ग्लैंस अगर हमें डालना है तो आप यहां से चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अ पीरियड मार्क्ड बाय द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड, और बेसिकली देखा जाए तो इस पीरियड को वो पीरियड माना जाता है जब इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो अपने पीक पर था। ठीक है, जो मॉडर्न ह्यूमंस हैं वो जो है अपना स्पिरिचुअल कनेक्शन जो है खोते जा रहे हैं किसके साथ में? प्रकृति के साथ में। क्यों भैया? बाय फोकसिंग टू मच ऑन मटेरियल वेल्थ एंड वर्ल्डली कंसर्न्स। क्योंकि उस टाइम पीरियड पर जो मॉडर्न ह्यूमंस हैं, ठीक है, उनका पूरा फोकस कहां पर है भाई साहब? उनका पूरा फोकस है मटेरियल वेल्थ पर और वर्ल्डली कंसर्न्स पर। यहां पर दो हमें वर्ड देखने को मिले हैं रिस्पेक्टेड टीचर्स, हम दोनों का मतलब समझते हैं। ये जो है हमारी जो पोएम है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, इसके बिहाफ पर जो पीडीएफ तैयार की गई है ये आपको हमारे ऐप पर मिलेगी। ठीक है, और ये वो कंटेंट है जो आप सभी को तैयार करना है अपने ग्रेड 1 के एग्जाम के लिए। ठीक है, यानी कि एमपीटेट ग्रेड 1 जो प्री का होने वाला है या फिर कहीं पर भी द वर्ल्ड इज टू मच विद अस एग्जाम होने वाली है, तो उसके लिए बेस्ट कंटेंट हमने तैयार करा है अपनी तरफ से। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे मेंशन कर दिए रिस्पेक्टेड टीचर, आराम से चेकआउट कर सकते हैं आप। ठीक है, इसके बाद में इंट्रोडक्शन हमने पोएम का दे रखा है, उसके बाद में स्ट्रक्चर क्या है इसका वो चेकआउट कीजिए आप। ठीक है, इसके बाद में टोन ऑफ द पोएम, स्टाइल कैसा है, सिंबल्स क्या है, ठीक है, एंड उसके बाद में थीम क्या है वो सारी चीजें मेंशन करी है। समरी क्या है पोएम की वो सारी मैंने बता दी आपको यहाँ पर। इसके अलावा मैसेज क्या है इस पोएम का वो भी हमने बताया है। हर एक चीज जो एक पीजीटी टीजीटी के एग्जाम्स में पूछे जाने की संभावना है अपने स्तर पर रिस्पेक्टेड टीचर्स वो सारा हमने प्रयास किया है कि आप तक पहुंचे। एक्सटेट बेट क्वेश्चंस भी हम लोगों ने बना रखे हैं बहुत अच्छे से, नेक्स्ट लेवल पर उपाय था, उसका एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हैं। साथ में जो वर्ड मीनिंग है, टफ मीनिंग है, वो भी हमने मेंशन करे हैं इसके अंदर। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस आप देख सकते हैं कि पोएटिक डिवाइसेस को भी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। हर एक चीज जो लगता है कि यहां से प्रश्न बनने की संभावना है वो सारे कवर करें। ये एक्सटेट बेस्ड एमसीक्यू है। ठीक है, चलिए आप देख सकते हैं आराम से यहां पर, ये तो है केवल एक्सटेट बेस्ड। ठीक है, उसके बाद में भी और भी चीजें आएंगी, अभी आपको दिखाते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने क्वेश्चन हम तैयार कर सकते थे। ठीक है, ओके 49 50, ठीक है, आई थिंक 50 है। ओके डन। सो ये 50 क्वेश्चंस रिस्पेक्टेड केवल एक्सटेट बेस्ड क्वेश्चंस है, और उसके बाद में अब यहां से कहानी शुरू होती है आपकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी कि इसके बिहाफ पर इसके अलावा और जो कुछ प्रीवियस एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं और जो पूछे जाने की संभावना है वो सारे रिस्पेक्टेड टीचर्स इसमें कवर कर रखे हैं, आप देख सकते हैं आराम से। ठीक है, मैं हमेशा कहता हूं कि किसी पोएम की कोई एक थीम कभी नहीं होती। जब आप उस पोएम को अच्छे से डीप लेवल पर कवर करोगे तो आपको ये सारे डायमेंशन समझ में आ जाएंगे। एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं, पोएम को हम पूर्ण आहुति देंगे। ठीक है, बोलो स्वाहा, ठीक है, लड्डू लेके मुंह में बोलो आहा। तो बस वही कॉन्सेप्ट होता है कि कम से कम शब्दों का इस्तेमाल करके अपनी ज्यादा से ज्यादा इमोशंस को, ज्यादा से ज्यादा अपनी भावनाओं को, फीलिंग्स को, बातों को शेयर करने का, डालने का प्रयास करता है। ठीक है, हम यही समझने वाले हैं जो विलियम वर्ड्सवर्थ जी ने अपनी इस 14 लाइन की प्यारी सी सोनेट में हमें समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, यानी कि प्रकृति के अंदर जो भी चीजें समाहित हैं, जो भी हमारे प्रकृति के अंदर है, जो उसकी खूबसूरता को एनहांस करता है, हमारे मुंह से उनके लिए कभी कोई शब्द ही नहीं निकलते। ये नदियां, ये झरने, ये पेड़, ये पशु, ये पक्षी, हमारे इतने सुंदर सुंदर जो हमारे नेचर के अंश हैं, यहां पर विलियम वर्ड्सवर्थ जी दुख के स्वर में, ठीक है, और आलोचना के स्वर में अपनी शिकायत को बराबर आगे जारी रखते हैं। वो कहते हैं कि इंसान ने भौतिक सुखों के लिए अपने हृदय को खो दिया है, इंसान ने भौतिक सुखों के लिए अपने हृदय को खो दिया है, हार्ट को खो दिया है, और बदले में जो कुछ भी उसे मिला है वो कोई महान उपलब्धि नहीं है बल्कि एक घृणित सौदा है। बदले में जो कुछ भी उसको मिला है वो कोई महान उपलब्धि नहीं बल्कि बहुत ही एक घृणित सौदा है। ठीक है, एज ए कॉलिंग आउट टू ह्यूमंस ट्राइंग टू रिकनेक्ट, आइए और प्रकृति के साथ में दोबारा से जुड़िए। द सी, और उस प्रकृति में समाहित हर वो तत्व, ठीक है, वो समंदर, वो हवाएं, वो चंद्रमा, और वो हर एक चीज जो प्रकृति में इन्वॉल्व है, प्रकृति के तत्व हैं, ठीक है, फेल्स टू इमोशनली और स्पिरिचुअली स्टिर मॉडर्न पीपल। उस टाइम पीरियड के जो मॉडर्न पीपल है भाई साहब, उनको किसी भी रूप से जगाने में, हिलाने में पूर्ण रूप से मतलब फेल हो चुकी है। यानी कि जिस तरीके से जब कोई बच्चा जन्म लेता है और उसको उसकी मां जो है अपना दूध पिलाकर पाल पोसकर बड़ा करती है, ठीक उसी तरीके से रेस्ट और नरिश्ड फ्रॉम बर्थ, यानी कि वो जो है पैगन बनना पसंद करेंगे, क्योंकि बचपन से ही जो है उनको प्रकृति से जुड़ा हुआ माना जाएगा, बचपन से ही प्रकृति से लगाव करना उन्हें सिखाया जाएगा, प्रकृति को पूजा जो होती है उसकी वो बच्चे पर क्या आएगा, पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीमोरन, कहां पर देखने को मिल रहा है? सॉलिड बोन। ये काफी इंपॉर्टेंट है और काफी इजी भी है, क्योंकि बोन मतलब क्या होता है? ब्लेसिंग्स होती है, आशीर्वाद होता है, लेकिन वहीं उससे पहले क्या लगा? एडजेक्टिव सॉलिड, वो क्या है? नेगेटिविटी को डिनोट करने के लिए होता है। ठीक है, बैड के लिए कंसीडर किया जाता है। हेलो रिस्पेक्टेड टीचर्स, डियर एस्पिरेंट्स, डियर व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का द मास्टर जर्नी में, और मैं शशांक तिवारी आप सभी का एक बार फिर से दिल से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। और आज के इस प्यारे से वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही प्रोमिनेंट पोएट के द्वारा लिखी गई एक बहुत ही प्रोमिनेंट सी पोयम जिसका नाम है द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस। ठीक है, बेसिकली अगर बात करें तो ये पोयम आखिरकार है क्या? तो ये पोयम है बेसिकली रिस्पेक्टेड टीचर्स एक शिकायत, एक कंप्लेन इस बात को लेकर कि उस टाइम पीरियड पर जब ये पोयम को लिखा गया था अर्ली 19th सेंचुरी में, उस टाइम पीरियड पर जो लोग हैं, जो हमारी सोसाइटी है, वो भौतिकतावाद की तरफ बढ़ती चली जा रही थी। यानी कि अगर हम कहें
तो सर मुझे याद आ रहा है अर्ली 19th सेंचुरी में अगर हम बात कर रहे हैं, तो जहां तक याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा कि उस समय इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अपने पीक पे था। हाँ बिल्कुल। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि उस टाइम पीरियड पर जो लोग थे वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से इन्फ्लुएंस होकर उसकी तरफ बढ़ते चले जा रहे थे? हाँ, कुछ कुछ आप ऐसा ही समझिए और लगभग बहुत कुछ ऐसे ही समझिए, ठीक है। तो क्या कुछ है आज की इस पोयम के अंदर और कितने डीप लेवल पर हम लोग इसको कवर करने वाले हैं वो आपको पता चलेगा इंडिया में होने वाले किसी भी स्टेट के अंदर। और टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स जहां पर भी जिस स्टेट में होते हैं तो उस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से वीडियो को बनाया जा रहा है। और स्पेशली ये मान के चलें कि एमपी ग्रेड 1 का जो प्री एग्जाम है उसके लिए डिजाइन किया गया है। और लिटरली बहुत नेक्स्ट लेवल का कंटेंट है, विश्वास कीजिएगा, जो कि मैं आपको ट्रेलर में दिखा दूंगा और बहुत नेक्स्ट लेवल पर हम लोग करेंगे, कवर करेंगे। और बस बाकी की जो चर्चा है, जो प्यार भरी बातें हैं, वो वीडियो के बीच बीच में हम लोग करते चलेंगे। क्योंकि ये वीडियो लेंदी होगा, अच्छे स्तर पर लेंदी होगा। क्योंकि क्यों होगा ये मैं आपको भी दिखा दूंगा। सो बस इतनी सी बात है जो फिलहाल अभी हम लोग इसको विराम देते हैं और हमारे मुद्दे की बात को शुरू करते हैं, ठीक है। सो जय मां सरस्वती, जय श्री महाकाल। शुरू करते हैं हमारी आज की पोयम द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस बाय विलियम वर्ड्सवर्थ जी के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। सो रिस्पेक्ट टीचर्स एंड डियर एस्पिरेंट्स एंड मेरे प्यारे प्यारे फ्रेशर एस्पिरेंट्स, इस पूरे वीडियो के अंदर, इस पीपीटी के अंदर ये इकलौती पिक्चर हमने लगाई है। और मैं आप सभी से ये जानना चाहूंगा कि जब हमारा वीडियो समाप्त होता है तब आप मुझे बताइएगा कि ये जो पिक्चर आपने सर लगाई है, जो फोटो आपने लगाई है, ये क्या जस्टिफाई कर पाती इस पोयम को, ठीक है। तो ये आपके ऊपर छोड़ा और आप ये बताइएगा कि ये जो फोटो है क्या उस टाइम पीरियड पर सच में ऐसा आ रहा था। आज तो ये ऐसा ही है, ठीक है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जिस टाइम पीरियड पर हमारे नेचर पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ जी ने इस पोयम को लिखा, मतलब अगर हम बात करें तो मोर देन 200 ईयर्स पहले उन्होंने पोयम को लिखा। उस समय वो लोगों को नेचर की तरफ वापस खींचने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि लोग भौतिकतावाद की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे। आज अगर मान लो वो यहां पर होते, इस दुनिया में मौजूद होते, तो जस्ट इमेजिन करें किस लेवल की पोयम लिखते वो, ठीक है, और कितने चिंतित होते हैं। क्योंकि आज की हमारी मॉडर्न डे लाइफ कैसी हो चुकी हम सब जानते हैं अच्छे से, ठीक है। मेरे दिल के बहुत करीब है ये पोयम। सो बस यहां से ही पढ़ाऊंगा और आशा करूंगा कि वहां तक मेरी बात अच्छे से पहुंचेगी, ठीक है। सो सबसे पहले रिस्पेक्ट, ये सिनॉप्सिस है जिसको आप रूपरेखा समझिए कि हम इस वीडियो के अंदर किन किन मुद्दों पर बात करने वाले हैं। देखो, टीजीटी पीजीटी लेवल पर हर एक चीज को बहुत नेक्स्ट लेवल पर कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो सिनॉप्सिस में सबसे पहले हम बात करेंगे रिस्पेक्टेड टीचर्स अबाउट द पोएट के बारे में, इंपॉर्टेंट की नोट्स के बारे में, उसके बाद में बैकग्राउंड ऑफ द पोयम। यकीन मानना, किसी भी पोयम का अगर कोई बैकग्राउंड है तो आप उसको बहुत अच्छे से कवर करके चलेगा। इससे पोयम को समझने और समझाने में काफी आसानी होती है, ठीक है। नाउ इंट्रोडक्शन ऑफ द पोयम, उसके बाद में टोन ऑफ द पोयम, थीम ऑफ द पोयम, सिंबल ऑफ द पोयम, समरी ऑफ द पोयम एंड लाइन बाय लाइन डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हम करेंगे इस पोयम का अच्छे से नेक्स्ट लेवल पर। और उसके बाद में लिटरेरी डिवाइसेस जो भी हैं हम लोग उसको डिस्कशन करेंगे एंड साथ में हम लोग कंक्लूजन में बात करेंगे। तो ये सारी जो चर्चाएं हैं हम लोग आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। मैंने कहा है ना, रिस्पेक्टेड टीचर डिटेल एक्सप्लेनेशन रहेगा और नेक्स्ट लेवल पर, क्योंकि हमें पीजीटी लेवल पर पढ़ना है इसको, क्योंकि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं हम सब जानते हैं अच्छे से, ठीक है। चलिए, तो हम बात करने वाले अबाउट द पोएट के बारे में, यानी कि विलियम वर्ड्सवर्थ जी के बारे में। सो रिस्पेक्टेड टीचर्स, हमारे एमपी टेट ग्रेड 1 प्री के एग्जाम में विलियम वर्ड्सवर्थ जी की 4 पोएम्स हमारे सिलेबस में, ठीक है। जब भी हम पोएम्स को कवर करेंगे तो सीधी बातें हमें सबसे पहले पोएट के बारे में पढ़ना है। तो किस लेवल पर आप इनको पढ़ना चाहते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाली है। विलियम वर्ड्सवर्थ जी के ऊपर एक नेक्स्ट लेवल का कंटेंट उसमें अवेलेबल है, आप वहां जाके उस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा। 1.5 घंटे का वीडियो है वो। यकीन मानना, बहुत नेक्स्ट लेवल का कंटेंट मैंने डाला है, क्योंकि हर वीडियो के अंदर ब्रीफ में डालने में फील नहीं आया, इसलिए पहले ही मैंने उसको बना दिया, ठीक है। तो आप वो जो लिंक है उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप वीडियो मिल जाएगा आपको। तो अबाउट द पोएट की जो बात है विलियम वर्ड्सवर्थ जी की, वो आप वहां वीडियो से कवर कीजिए, ठीक है। अब आते हैं बात हम लोग इंपॉर्टेंट की नोट्स पे। ये इसलिए डिजाइन किया गया है जस्ट बिकॉज कि एग्जाम टाइम पीरियड से पहले एक क्विक ग्लैंस अगर हमें डालना है तो आप यहां से चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहां से शुरुआत करते हैं। आइए भैया। सबसे पहले हमारी प्यारी सी पोएम का नाम क्या है हम सब जानते हैं, द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस। पोएट के बारे में अगर बात करें तो हम सब जानते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ जी, नेचर पोएट हमारे इसके पोएट हैं। कंपोज के बारे में बात करें तो 1802 यानी कि 1802 में इस पोएम को कंपोज किया गया था। पब्लिश्ड के बारे में बात करें तो पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स 1807 यानी कि 1807 में इसको पब्लिश कराया गया था।
स्टार बना के लिखा है, इट मीन्स देयर इज समथिंग, कुछ है। वो क्या है हम लोग बाद में ही डिस्कशन करेंगे इस पर, ठीक है। यहां पर भी मेंशन कर दिया। टाइप ऑफ पोएम के बारे में बात करें तो रिस्पेक्टेड टीचर्स, ये एक सोनेट है, ठीक है, जिसे आप इटालियन या पेट्रागन दोनों में से कोई सा भी सोनेट कह सकते हैं, क्योंकि ये एक ही हम सब जानते हैं अच्छे से। राइम स्कीम के बारे में अगर बात करें तो एबीबीए सीडी सीडी सीडी, ये राइम स्कीम है। ये जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं रिस्पेक्टेड टीचर्स, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं यहां से, तो ये अच्छे से कवर करके चलिएगा। मीटर के बारे में अगर बात करें तो इस पोएम में प्यारा सा मीटर आयम्बिक पेंटामीटर का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। मेन थीम के बारे में बात करें तो रिस्पेक्टेड टीचर्स, हम सभी भली भांति अच्छे से जानते हैं कि किसी भी पोएम की कोई एक पर्टिकुलर थीम नहीं होती है, ठीक है। लेकिन अगर बात करें कि मेन थीम क्या है आखिरकार इसकी, तो वो अगर हमने पोएम को अच्छे से डीप लेवल पर, नेक्स्ट लेवल पर कवर किया होगा तो हम आसानी से उसको पहचान सकते हैं, ठीक है। फिर भी इसीलिए यहाँ पर एक की बात करिए, मेन थीम क्या है? सो डिसकनेक्शन बिटवीन ह्यूमैनिटी एंड नेचर ड्यू टू मटेरियलिज्म एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये इस पोएम की थीम है, ये याद रखिएगा आप लोग। ये जो सारी चीजें लिखी गई हैं, डिसकनेक्शन बिटवीन ह्यूमैनिटी एंड नेचर, ये सब हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। मैसेज क्या है इस पोएम का? मैसेज है ह्यूमन मस्ट रिकनेक्ट विथ नेचर। जो ह्यूमन है, यानी कि हम उस टाइम पीरियड पर जो मानव प्रजाति थी, जिस टाइम पीरियड पर उन्होंने प्यारी सी पोएम लिखी थी, वो दोबारा से नेचर के साथ में कनेक्ट हो टू अचीव स्पिरिचुअल ग्रोथ। और किस चीज के लिए? अगर वो स्पिरिचुअल ग्रोथ को अचीव करना चाहते हैं उसके लिए, ठीक है। यानी कि ह्यूमन मस्ट रिकनेक्ट विथ नेचर टू अचीव स्पिरिचुअल ग्रोथ। स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए आपको दोबारा से नेचर के साथ में अपना कनेक्शन बिठाना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू विलियम वर्ड्सवर्थ। अब यहां पर हमने एक प्यारी सी बात करी थी स्टार को लेकर कि सर कुछ लिखा है। सो देखो, हर प्रकार के एस्पिरेंट्स होते हैं और हर प्रकार के एस्पिरेंट्स को लेकर ही मैं हर एक बारीक से बारीक चीज कवर करने का प्रयास करता हूं। जब यहां पर लिखा है कि पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स, तो मेरे से 2 एस्पिरेंट्स ने पूछा सर ये 2 वॉल्यूम्स में पब्लिश है, तो कौन सा वो कॉन्सेप्ट है, तो पहला वॉल्यूम कौन सा है? तो बस यही चीज बताना चाह रहा था कि पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स क्या है, बेसिकली कोई 2 कलेक्शन नहीं है। पोएम्स इन 2 वॉल्यूम रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड डियर एस्पिरेंट्स एंड मेरे प्यारे प्यारे फ्रेशर एस्पिरेंट्स, ये कोई 2 कलेक्शन नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स इज अ कलेक्शन ऑफ पोएट्री बाय इंग्लिश रोमांटिक पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है। ये क्या है? पोएट्री का ही कलेक्शन है, ठीक है। और किसके द्वारा लिखा गया है? ये विलियम वर्ड्सवर्थ जी के द्वारा, जो कब पब्लिश हुआ था? 1807 में। इसमें कुछ और भी पोएम शामिल थी, ठीक है, जो मैंने यहां पर मेंशन करी, इनके अलावा और भी हैं, ये ध्यान रखिएगा रिस्पेक्टेड टीचर्स। आई वंडर्ड, लोनली एज अ क्लाउड, माय हार्ट लीप्स अप, ओड, इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी, लंदन 1802, ये सारी पोएम्स इसके अंदर इंक्लूड है। तो अगर मैं कंक्लूड करूं अपनी बात को, तो ये जो पॉइंट लिखा है पब्लिश्ड इन, तो ये एक ही पोइट्री कलेक्शन का नाम है, कोई 2 अलग अलग पोइट्री कलेक्शन नहीं है, दैट्स इट। आशा करता हूं रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड डियर एस्पिरेंट्स की आप सभी को अच्छे समझ में आ रहा होगा। सो अब हम बात करने वाले रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड डियर एस्पिरेंट्स बैकग्राउंड ऑफ द पोएम के बारे में। जैसा कि मैंने कहा था आपसे कि किसी भी पोएम को अगर हमें अच्छे समझना है तो उसके बैकग्राउंड को हम लोग अच्छे समझेंगे, और बैकग्राउंड को बेसिकली हम तो 2 पर्सपेक्टिव समझेंगे, एक होगा हमारा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट और दूसरा रहेगा हमारा फिलोसॉफिकल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। सो चलिए पहले फर्स्ट बात करेंगे हम लोग हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के बारे में। आओ भैया, आ जाओ यार जल्दी से, चलो, हमारी पोएम बहुत लंबी है यार वैसे ही। सो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के बारे में अगर बात करें तो क्या कहती है हमारी ये पोएम? द पोएम वॉज रिटन ड्यूरिंग द अर्ली 19th सेंचुरी। ये जो पोएम है रिस्पेक्टेड टीचर्स, ये कब लिखी गई थी हम सब जानते हैं, अर्ली 19th सेंचुरी में, ठीक है। अ पीरियड मार्क्ड बाय द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड। और बेसिकली देखा जाए तो इस पीरियड को वो पीरियड माना जाता है जब इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है अपने पीक पर था, ठीक है। अब यहां पर बात आती है कि सर ये सेंचुरी का कॉन्सेप्ट बेसिकली आप सभी को रिस्पेक्टेड टीचर पता होगा, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से बताने का प्रयास करता हूं कि 18th सेंचुरी, 17th सेंचुरी और ये 19th सेंचुरी का कॉन्सेप्ट क्या है। सो जब हम बात करते हैं 17th सेंचुरी की, तो जो उसका पीरियड रहता है रिस्पेक्टेड टीचर वो 1601 से लेकर 1700 तक। बात करते हैं हम लोग 18th सेंचुरी के बारे में, तो उसका पीरियड रहता है 1701 से लेकर 1800 तक। बात करते हैं हम लोग अगर 19th सेंचुरी के बारे में, तो उसका पीरियड रहता है 1801 से लेकर 1900 तक, ठीक है। ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन देखो मैं हर बार कहता हूं कि एस्पिरेंट्स फ्रेशर होते हैं, हर प्रकार के एस्पिरेंट्स हमें मिलते हैं, और मैं इस बात से भी भली भांति परिचित हूं कि आप सभी बहुत बड़े महारथी हैं। नो डाउट कि आपने काफी एग्जाम्स दिए होंगे, लेकिन मेरा अपनी तरफ से एक प्रयास रहता है कि बीइंग अ मेंटोर और बीइंग अ टीचर की हर एक डायमेंशन को कवर करके चलूं, ठीक है। सो जहां पर भी बात होती है 17th सेंचुरी की, तो एक पॉइंट आप कम कीजिए, 16 लगाइए, 01, और लास्ट में जिस सेंचुरी के बारे में बात कर रहे हैं उसको लिखिए 00 लगा दिए, दैट्स इट।
इस तरीके से आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वो टाइम पीरियड था जब इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो अपने पीक पर था। ठीक है, दिस वॉज अ टाइम ऑफ रैपिड अर्बनाइजेशन। ये वो समय था जब तेजी से भाई साहब शहरीकरण हो रहा था। ये वो समय था जब तेजी से शहरीकरण हो रहा था। मैकेनाइजेशन यानी कि मशीनीकरण था, मशीनों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा था उस समय। ठीक है, एंड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि लोग जो है ज्यादा से ज्यादा वेल्थ के पीछे भाग रहे थे। नाउ वेयर पीपल बिगेन टू प्रायोरिटाइज मटेरियल वेल्थ, जैसा कि यहां पर लिखा भी है कि जहां पर लोगों ने किसको प्रायोरिटी देना शुरू कर दिया, मटेरियल वेल्थ को, एंड इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस ओवर नेचर एंड स्पिरिचुअल लाइफ। और इन दोनों चीजों को यानी कि प्रायोरिटाइज किसको किया, मटेरियल वेल्थ को और इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस को किस चीज से उन्होंने ऊपर रखा, नेचर से एंड स्पिरिचुअल लाइफ से। ठीक है, अब इन दोनों ही चीजों का मतलब क्या है। देखो, एक पोएम को पढ़ाना और रिस्पेक्टेड टीचर्स एक नेक्स्ट लेवल पर, स्पेशली तब जब आपके जो साथी शिक्षक गण हैं वो, मतलब आप में से बहुत सारे हैं शिक्षक, इसीलिए कहा है कि साथी शिक्षकगण, क्योंकि आप सब में बहुत हम उम्र हैं, कुछ मेरे कुछ जूनियर होंगे, कुछ मुझसे भी सीनियर होंगे, इसलिए सो लिटरली पोएम अपने आप में एक बहुत टिपिकल टास्क रहता है। ठीक है, तो कहां थे हम लोग, वापस मुद्दे पे आते हैं एक बार दोबारा से। ये वो टाइम पीरियड था जब बहुत तेजी से शहरीकरण हो रहा था, मशीनीकरण हो रहा था, मशीनों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हो रहा था, लोग जो है इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि वेल्थ की तरफ ज्यादा भाग रहे थे, और जहां पर लोग जो है ज्यादा प्रायोरिटी पे रख रहे थे किस चीज को, मटेरियल वेल्थ को, और इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस को किस चीज से ऊपर रख रहे थे, वो नेचर और स्पिरिचुअल लाइफ से। ठीक है, यानी कि उस टाइम पीरियड पर ये मान सकते हैं हम लोग कि अकॉर्डिंग टू विलियम वर्ड्सवर्थ जी, लोग जो है नेचर की तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे, स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे, वो ध्यान दे रहे थे किस चीज पर, मटेरियल वेल्थ के ऊपर और इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस के ऊपर। अब यहां पर एक चीज आई है, सर ये मटेरियल वेल्थ का मतलब क्या है, तो वैसे यहां पर मेंशन किया है। ठीक है, किया होगा पक्के में, हाँ ठीक है, मटेरियल वेल्थ मतलब मनी, पोजेशंस, लग्जरी थिंग्स पीपल बाय एंड अर्न, जो वो खरीदना चाहता था भाई साहब। ठीक है, लाइक कार्स, हाउसेज, ज्वेलरी एटसेट्रा, ये वो सारी चीजें थी जो उस टाइम पीरियड पर यानी कि उस टाइम पीरियड के लोगों ने ज्यादा प्रायोरिटी पर रखा। ठीक है, किस चीज से, नेचर से ऊपर रखा। नेक्स्ट बात करते हैं, वर्ड्सवर्थ, अ पोएट ऑफ द रोमांटिक मूवमेंट, वाज डीपली डिस्टर्ब्ड बाय द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन ह्यूमन लाइफ एंड द नेचुरल वर्ल्ड। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे प्यारे विलियम वर्ड्सवर्थ जी, जो कि कौन थे, रोमांटिक मूवमेंट के पोएट थे, यानी कि नेचर से संबंधित पोएट थे। ठीक है, वाज डीपली डिस्टर्ब्ड बाय द कॉन्सिक्वेंसेस, वो इस चीज से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थे भाई साहब, किस चीज से, कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का ह्यूमन लाइफ पे और जो नेचुरल वर्ल्ड पर प्रभाव पड़ रहा है, उसके जो परिणाम थे उसको देखकर वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब थे उस टाइम पीरियड पर। ठीक है, सो अब ये 3 पॉइंट जो लिखे हैं रिस्पेक्टेड टीचर, ये उस टाइम पीरियड का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट था। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं हमारे फिलोसॉफिकल कॉन्टेक्स्ट पे। सर एक मिनट, ये आपने स्टार बना के कुछ लिखा है, ये स्टार बनाने का मतलब रिस्पेक्टेड टीचर ये था कि ये जो 3 पॉइंट मैंने यहां पर कवर करे थे, अगर मान लो कि किसी भी एस्पिरेंट को ये तीनों पॉइंट्स की लैंग्वेज अगर थोड़ी सी टफ लगती है, तो उसी चीज को थोड़ा सा मैंने नीचे उनके लिए एक्सप्लेन कर दिया। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जो वीडियो को देखने के बाद में स्क्रीनशॉट लेकर अपने पर्सनल नोट्स बनाएंगे, तो इसलिए उनकी सुविधा के लिए प्लान कर लिया है। सो द पोएम द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस वाज रिटन इन अर्ली 1800 एस, ये कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, ये और यहां पर ये दोनों सेम चीजें हैं रिस्पेक्टेड ईयर। ठीक है, बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं, मैंने यहां पर मेंशन कर दिया है। The century from 1800 to 1899 almost synonyms with the 19th century 1801 to 1900। हर एक बारीक से बारीक चीज को रिस्पेक्टेड टीचर कवर करने का प्रयास किया है, वरना एस्पिरेंट बोलेंगे सर यहाँ पर अर्ली 19th सेंचुरी था, यहाँ पर 18, तो बात वही है। आप तो सिर्फ वो ईयर भी याद रखें कि कब 1802 में कंपोज हुई थी, फिर पब्लिश कब हुई थी 1807 में। ठीक है, और ये वही कॉन्सेप्ट बताया गया। ठीक, सो द पोएम द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस वाज रिटन इन अर्ली 1800 एस, और ये वो समय था जब इंग्लैंड में क्या था भाई साहब, मेजर चेंजेस था। ठीक है, यानी कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही थी भाई साहब, वहां पर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था अपने पीक पर। दिस वाज अ पीरियड व्हेन मशीन्स, फैक्ट्रीज एंड सिटीज स्टार्टेड ग्रोइंग फास्ट, और ये वो समय था जब इंग्लैंड में, ठीक है, मशीनों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा से ज्यादा हो रहा था, फैक्ट्रियां ज्यादा लग रही थी। ठीक है, एंड सिटीज स्टार्टेड ग्रोइंग फास्ट, और तेजी से शहरीकरण हो रहा था। लोग जो है क्या कर रहे थे, आगे बताया है, पीपल बिगेन टू लीव विलेजेस एंड मूव टू सिटीज टू वर्क इन इंडस्ट्री। लोग जो है गांव छोड़कर जो है शहर में आ रहे थे, किस पर्पज से भाई साहब, की वहां पर जाकर इंडस्ट्री में काम करेंगे, वहां पर 2 पैसे और ज्यादा कमाएंगे, इस पर्पज से वो लोग अपना गांव छोड़कर शहरों में आ रहे थे। एज अ रिजल्ट इसका परिणाम क्या हुआ भाई साहब, सोसाइटी बिकेम मोर फोकस्ड ऑन अर्निंग मनी। परिणाम हमें ये देखने को मिला कि जो सोसाइटी थी वो जो है क्या हो गए,
पैसे कमाने को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस हो गई, बाइंग थिंग्स, चीज़ों को खरीदने के को लेकर ज़्यादा ध्यान उनका केंद्रित हो गया, एंड मेकिंग इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस, ठीक है, और इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस तरफ लोगों का ज़्यादा ध्यान हो गया, यानी कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री का हम लगाएंगे उतनी ज़्यादा ग्रोथ होगी लोगों की, ऐसा उस टाइम पीरियड पर मानना था, ठीक है। नाउ बट इन डूइंग सो पीपल स्टार्टेड टू फॉरगेट द इंपॉर्टेंस ऑफ नेचर एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज। लेकिन इन सब के पीछे मतलब भागते भागते हो क्या रहा था अल्टीमेटली, कि जो लोग थे वो नेचर की इंपॉर्टेंस को और जो स्पिरिचुअल वैल्यू थी, यानी कि जो आध्यात्मिक वैल्यूज थी, उनको वैल्यू ही नहीं दे पा रहे थे, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे पा रहे थे, ये चीज वो खोते चले जा रहे थे। विलियम वर्ड्सवर्थ, हु बिलोंग टू द रोमांटिक मूवमेंट, हम सब जानते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ जी जो कि रोमांटिक मूवमेंट के कवि थे, वॉज वेरी अपसेट अबाउट दिस चेंज। इस बदलाव से वो काफी ज्यादा अपसेट थे, ठीक है, यानी कि जो उस टाइम पीरियड पर उस टाइम का जो एरा था, वहां पर जो चीजें चली जा रही थी उनको देखकर वो काफी ज्यादा अपसेट थे, ठीक है। ही बिलीव दैट पीपल वर बिकमिंग टू बिजी, ठीक है, वो ये देखते थे भाई साहब कि जो लोग थे वो काफी ज्यादा बिजी होते जा रहे हैं, किस चीज में, मटेरियल थिंग्स में, एंड लूजिंग देयर डीप कनेक्शन विद नेचर, और जो है अपना जो डीप कनेक्शन जो पहले के टाइम पीरियड पर लोगों का नेचर के साथ में था वो खोते चले जा रहे थे। विच ही थॉट वॉज प्योर एंड फुल ऑफ ब्यूटी, जो क्या था बेसिकली लिखा ना उसमें आगे कि विद नेचर विच ही थॉट वॉज प्योर एंड फुल ऑफ ब्यूटी, और नेचर के बारे में बता रहे हैं कि वो बहुत प्योर और फुल ऑफ ब्यूटी था। हिज पोयम एक्सप्रेस दिस कंसर्न, और ये जो प्यारी सी पोयम है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, इसके अंदर उन्होंने अपने इस कंसर्न को अच्छे से बताया है, ठीक है। आशा करता हूं रिस्पेक्ट टीचर्स की ये सारी चीजें आपको अच्छे समझ में आ रही होंगी। मैं फिर बता रहा हूं, पोयम के इनर वर्ड्स कुछ और रहते हैं, आउटर वर्ड्स कुछ और रहते हैं, जब आप उसको लाइन बाय लाइन कवर करेंगे। यहां तो अभी हमने केवल हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात करी है, तो ये भी अगर आपको लैंग्वेज टफ लगती है तो उसका इजी ट्रांसलेशन कर दिया है यहां पर, ठीक है। हर तरीके से अपना समझाने का प्रयास कर रहा हूं सो दैट कि आपको देखो एक बार ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी ना आप सभी को, तो जब हम पोयम कवर करेंगे, हमारी जो 14 लाइन की प्यारी सी सोनेट है, तो वो डायमेंशंस आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। वरना थोड़ी सी इसकी लैंग्वेज टफ तो है, ठीक है, ऐसा नहीं है, ये सारी चीजें उसी के लिए हैं। सो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग फिलोसॉफिकल कॉन्टेक्स्ट के बारे में और समझने का प्रयास करते हैं। सो क्या कहते हैं भाई साहब विलियम वर्ड्सवर्थ जी आगे, और हम क्या समझते हैं उनकी इन बातों से। सो वर्ड्सवर्थ वॉज हेविली इन्फ्लुएंस्ड बाय पैंथिज्म, the belief that God or divine is present in nature. Respected teachers and dear aspirants and मेरे प्यारे प्यारे fresher aspirants, पैंथिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो काफी इंपॉर्टेंट है, और इसके ऊपर मैंने एक पूरी स्लाइड बना रखी है और वीडियो भी बना रखा है, जिसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। यानी कि विलियम वर्ड्सवर्थ जी के ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है 1.5 घंटे का, उसमें एक स्लाइड इनकी भी मेंशन है, आगे फॉरवर्ड करके आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए। सो विलियम वर्ड्सवर्थ जी काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थे पैंथिज्म के कॉन्सेप्ट से, जिसका हिंदी अर्थ होता है देव पूजा, ठीक है। क्या था कहना, द बिलीव दैट गॉड और डिवाइन इज प्रेजेंट इन नेचर, यानी कि प्रकृति के कण कण में ईश्वर का निवास होना, यानी कि ये नदी, ये नाले, ये पहाड़, ये पर्वत, ठीक है, और इसके अलावा ये पेड़, ये पौधे, ये पशु, ये पक्षी, सभी के अंदर जो है ईश्वर का निवास होता है। ये मानना था नेचर पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ जी का, ठीक है। सो ये कहती है उनकी पैंथिज्म की आइडियोलॉजी, ठीक है। और अगर थोड़ा सा बात करें तो जब वो कहते हैं कि प्रकृति के कण कण में ईश्वर का निवास, यानी कि सर्वेश्वरवाद, ठीक है। ही बिलीव दैट मॉडर्न ह्यूमंस वर लूजिंग देयर स्पिरिचुअल कनेक्शन विद द यूनिवर्स बाय फोकसिंग टू मच ऑन मटेरियल वेल्थ एंड वर्ल्डली कंसर्न्स। व्हाट डज इट मीन हियर? विलियम वर्ड्सवर्थ जी का मानना था कि जो मॉडर्न ह्यूमंस हैं वो जो है अपना स्पिरिचुअल कनेक्शन जो है खोते जा रहे हैं, किसके साथ में? प्रकृति के साथ में। क्यों भैया? बाय फोकसिंग टू मच ऑन मटेरियल वेल्थ एंड वर्ल्डली कंसर्न्स, क्योंकि उस टाइम पीरियड पर जो मॉडर्न ह्यूमंस हैं, ठीक है, उनका पूरा फोकस कहां पर है भाई साहब? उनका पूरा फोकस है मटेरियल वेल्थ पर और वर्ल्डली कंसर्न्स पर। यहां पर दो हमें वर्ड देखने को मिले हैं रिस्पेक्टेड टीचर्स, हम उन दोनों का मतलब समझते हैं। यहां पर लिखा है मटेरियल वेल्थ, जिसको हम प्रीवियस स्लाइड में भी कवर करके आए हैं अच्छे से। मटेरियल वेल्थ का मतलब है मनी, पोजीशंस, लग्जरी एंड थिंग्स पीपल बाय एंड अर्न, जिनको वो खरीदना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं, कार, हाउसेस, ज्वेलरी एटसेट्रा। और वर्ल्डली कंसर्न्स का मतलब क्या है? वरीज और गोल्स रिलेटेड टू सक्सेस, पावर, सोशल स्टेटस क्या है एवरीडे लाइफ में, मुझे पावर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ये सारी चीजें। नॉट स्पिरिचुअल और इमोशनल नीड्स, यानी कि उनके नजर में उस टाइम पीरियड पर लोगों को किसी भी प्रकार से स्पिरिचुअल और इमोशनल नीड की आवश्यकता नहीं है, जो कि प्रकृति के माध्यम से मिलती है, ठीक है। नाउ द पोयम रिफ्लेक्ट्स अ रोमांटिक प्रोटेस्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिस्पेक्टेड, ये समझने का प्रयास करना। द पोयम रिफ्लेक्ट्स अ रोमांटिक प्रोटेस्ट against materialism which Wordsworth saw as spiritually harmful,
यानी कि ये जो कविता है बेसिकली, ये जो हमारी पोयम है, ये भौतिकवाद के विरुद्ध एक रोमांटिक प्रोटेस्ट को डिनोट करती है, रोमांटिक प्रोटेस्ट को दर्शाने का काम करती है, ठीक है, जिसे वर्ड्सवर्थ ने बेसिकली आध्यात्मिक रूप से हानिकारक माना है, जिसे वर्ड्सवर्थ ने आध्यात्मिक रूप से हानिकारक माना है, ठीक है। आशा करता हूं रिस्पेक्टेड टीचर्स की मेरी यहां की बात वहां तक अच्छे से पहुंच रही होगी। नेक्स्ट बात करते हैं, थोड़ी सी दो बातें और। इतना पढ़ने के बाद में अगर आपके मन में विचार आता है कि वाई डिड ही राइट द पोयम और व्हाट इज द पोयम अबाउट, तो आप रिस्पेक्टेड टीचर, मेरा विश्वास है कि इतना पढ़ने और समझने के बाद में इन दो प्रश्नों के जवाब इजीली दे सकते हैं। क्योंकि ये क्यों लिखा है, मैंने फिर बताया ना कि हम टीचर्स को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और टीचर्स को पढ़ाना मतलब एक दूसरी क्लास के 40 बच्चों को पढ़ाना, ठीक है, तो ये एक बहुत जिम्मेदारी वाला काम है, ठीक है। तो अपनी तरफ से मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं। वाई डिड ही राइट द पोयम, क्यों विलियम वर्ड्सवर्थ जी ने ये पोयम लिखी, तो हम सब जानते हैं वर्ड्सवर्थ वॉज वरीड दैट पीपल वर फॉरगेटिंग नेचर। विलियम वर्ड्सवर्थ जी चिंतित थे कि लोग जो है नेचर को भूल रहे हैं, भाई साहब, नेचर से दूर होते जा रहे हैं, एंड बिकमिंग टू ऑब्सेस्ड विथ मटेरियल थिंग्स, और जो है मटेरियल थिंग्स जो है मटेरियल चीजों की तरफ बहुत ज्यादा आसक्त होते जा रहे हैं, ठीक है। ही लव्ड नेचर डीपली, विलियम वर्ड्सवर्थ जी तो नेचर से बहुत प्यार करते थे, हम सब जानते हैं, एंड बिलीव्ड इट वाज इंपॉर्टेंट फॉर अवर हार्ट्स एंड सोल, और उनका यह मानना था कि हमारे हार्ट्स और हमारे सोल्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन लोगों को उस टाइम पीरियड पर कुछ ज्यादा इसमें रुचि नहीं थी, क्योंकि लोग किस तरफ भाग रहे थे, मटेरियल वेल्थ की तरफ, मटेरियल थिंग्स की तरफ, ठीक है। नाउ व्हाट इज द पोएम अबाउट, आखिरकार ये पोएम किस बारे में है, तो जितना हमने पढ़ा है उसके हिसाब से हम प्लान कर सकते हैं कि द पोएम इज अ कंप्लेंट। ये पोएम क्या है रिस्पेक्टेड टीचर्स, ये पोएम एक प्रकार की शिकायत है, ठीक है। दैट पीपल आर टू बिजी विथ वर्ल्डली थिंग्स, कि लोग जो है वर्ल्डली थिंग के साथ में अब बहुत ज्यादा व्यस्त हो गए, एंड आर इग्नोरिंग द ब्यूटी ऑफ नेचर, और जो प्रकृति की जो खूबसूरती है उसको वो इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, वर्ड्सवर्थ विशेष पीपल वुड कनेक्ट विथ नेचर अगेन। विलियम वर्ड्सवर्थ जी चाहते हैं कि लोग जो है दोबारा से नेचर से कनेक्ट हो, दोबारा से नेचर के संपर्क में आए, दोबारा से नेचर की खूबसूरती को अप्रिशिएट करें, ठीक है। इवन इफ दैट मीन्स गोइंग बैक टू द ओल्डर बिलीफ लाइक दोज ऑफ एंशिएंट ग्रीक, ठीक है। वर्ड्सवर्थ की इच्छा है कि लोग जो है प्रकृति से फिर से जुड़े, भले ही इसका मतलब प्राचीन जो यूनानियों की पुरानी मान्यताओं की ओर लौटना ही क्यों ना हो, लेकिन लौटें, ठीक है। अब प्राचीन यूनानियों की बात यहां पर कहां से आई, तो आप सबने जब इस पोएम को पढ़ा होगा तो आपने एक प्यारी सी लाइन देखी होगी, आई वुड बी अ पैगन वाली, ठीक है, आई वुड रेदर बी अ पैगन, ठीक है। तो वो कॉन्सेप्ट यहां पर अप्लाई होता है, क्या है और डिटेल में हम लोग कवर करेंगे जब पोएम को हम लोग नेक्स्ट लेवल पर, अभी समझ ही रहे हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ओके, नाउ चेक आउट दिस पीडीएफ वंस, एक बार इस पीडीएफ पर नजर डालें। कौन सी पीडीएफ सर? सो रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड डियर एस्पिरेंट्स एंड डियर व्यूअर्स, ये वो कंटेंट है इस वीडियो के माध्यम से जो मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूं, लेकिन आप भी कहीं ना कहीं घर पर बैठकर पढ़ेंगे, तो आप सभी के लिए पीडीएफ तैयार की गई है जो कि आपके एग्जाम में काफी हेल्पफुल होने वाली है। तो थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और आपको ले चलते हैं आपकी पीडीएफ की तरफ, ठीक है। ये जो है हमारी जो पोएम है द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस, इसके बिहाफ पर जो पीडीएफ तैयार की गई है ये आपको हमारे ऐप पर मिलेगी, ठीक है। और ये वो कंटेंट है जो आप सभी को तैयार करना है अपने ग्रेड 1 के एग्जाम के लिए, ठीक है। यानी कि एमपीटेट ग्रेड 1 जो प्री का होने वाला है, या फिर कहीं पर भी द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस एग्जाम होने वाली है, तो उसके लिए बेस्ट कंटेंट हमने तैयार करा है अपने तरफ से। इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे मेंशन कर दिए, रिस्पेक्टेड टीचर आराम से चेकआउट कर सकते हैं आप, ठीक है। इसके बाद में इंट्रोडक्शन हमने पोएम का दे रखा है, उसके बाद में स्ट्रक्चर क्या है इसका वो चेकआउट कीजिए आप, ठीक है। इसके बाद में टोन ऑफ द पोएम, स्टाइल कैसा है, सिंबल्स क्या है, ठीक है। एंड उसके बाद में थीम क्या है वो सारी चीजें मेंशन करी है। समरी क्या है पोएम की वो सारी मैंने बता दी है आपको यहां पर। इसके अलावा मैसेज क्या है इस पोएम का वो भी हमने बताया है। हर एक चीज जो एक पीजीटी टीजीटी के एग्जाम्स में पूछे जाने की संभावना है, अपने स्तर पर रिस्पेक्टेड टीचर्स वो सारा हमने प्रयास किया है कि आप तक पहुंचे। एक्सटेड बेट क्वेश्चंस भी हम लोगों ने बना रखे हैं बहुत अच्छे से, नेक्स्ट लेवल पर उपाय था, उसका एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हैं। साथ में जो वर्ड मीनिंग है, टफ मीनिंग है, वो भी हमने मेंशन करे हैं इसके अंदर, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस आप देख सकते हैं कि पोएटिक डिवाइसेस को भी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है।
हर एक चीज जो लगता है कि यहां से प्रश्न बनने की संभावना वो सारे कवर करें। ये एक्सटेट बेस्ड एमसीक्यू है, ठीक है। चलिए आप देख सकते हैं आराम से यहां पर, ये तो है केवल एक्सटेट बेस्ड, ठीक है। उसके बाद में भी और भी चीजें आएंगी, अभी आपको दिखाते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने क्वेश्चन हम तैयार कर सकते थे, ठीक है। ओके 49 50, ठीक है। आई थिंक 50 है, ओके डन। सो ये 50 क्वेश्चन रिस्पेक्टेड ईयर केवल एक्सटेट बेस्ड क्वेश्चन है, और उसके बाद में अब यहां से कहानी शुरू होती है आपकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि इसके बिहाफ पर, इसके अलावा और जो कुछ प्रीवियस एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं और जो पूछे जाने की संभावना है वो सारे रिस्पेक्टेड टीचर्स इसमें कवर कर रखे हैं, आप देख सकते हैं आराम से, ठीक है। यानी कि एक्सटेट बेस्ड क्वेश्चन भी हमने कवर कर दिए, और इसके अलावा 89 लगभग मोर देन 140 प्लस क्वेश्चंस हैं आई थिंक, ठीक है। 137, ओके 140, ओके डन। सो ये वो सारे क्वेश्चंस हैं जो हमने इस पोएम के बिहाफ पर तैयार करें, और इस पोएम का एक्सप्लेनेशन वो सारी चीजें हमने नेक्स्ट लेवल पर कर दी है। सैंपल के रूप में हमारे पास में ऐप पर हमने कंटेंट डाल रखा है, और बाकी अगर आप कोर्स परचेस करना चाहते हैं हमारा, तो आपको नीचे नंबर स्क्रॉल हो रहा होगा, आप वहां पर जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। वैसे ऐप जो है हमारा द मास्टर जर्नी, आप प्ले स्टोर पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन वहां पर चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए वापस मुद्दे की बात पे आते हैं, हमारी पोएम को कंप्लीट करते हैं। आओ भैया, अब बात करते हैं रिस्पेक्टेड टीचर्स इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम के बारे में, ठीक है। सो द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस इज अ पेट्रार्कन सोनेट कंपोज्ड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ इन 1802 एंड पब्लिश्ड इन 1807। बार बार जब ये चीजें हमारे सामने आएंगी ना रिस्पेक्टेड टीचर्स, ट्रस्ट में आपको यही इस वीडियो में याद हो जाएगा कि पोएम कब लिखी गई थी, यानी कि कब कंपोज हुई है, और इसके अलावा कब उसको पब्लिश कराया गया था, ठीक है। सो 1802 में ये कंपोज हुई थी, और इसके अलावा पब्लिश कब कराया था इसको, 1807 में। और ये क्या है बेसिकली, तो एक पेट्रार्कन सोनेट है जिसे हम इटालियन सोनेट के नाम से भी जानते हैं। नाउ सेट अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस पोएम की जो सेटिंग रखी गई है वो कहां रखी गई है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम पीरियड पर। द पोएम रिफ्लेक्ट्स द पोएट्स कंसर्न, और ये जो पोएम है बेसिकली इसमें पोएट के कंसर्न को बताया गया है। कंसर्न किस बात का, वो कंसर्न है ओवर ह्यूमैनिटीज ग्रोइंग डिसकनेक्शन फ्रॉम नेचर ड्यू टू इंक्रीजिंग मटीरियलिज्म एंड कंज्यूमरिज्म। यानी कि ये कविता जो है बेसिकली, जो पोएम है बेसिकली बढ़ती भौतिकवाद और उपभोक्तावाद के कारण प्रकृति से मानवता के बढ़ते अलगाव पर यह कवि की चिंता को दर्शाती है, यानी कि विलियम वर्ड्सवर्थ जी की चिंता को, वरीड को दर्शाने का काम करती है, ठीक है। आशा करता हूं रिस्पेक्टेड ईयर की ये बात आपको अच्छी समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट बात करते हैं, एज अ सेंट्रल फिगर ऑफ द रोमांटिक मूवमेंट वर्ड्सवर्थ लेमेंट्स द स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस ऑफ मॉडर्न लाइफ एंड ग्लोरीफाइज अ पास्ट वेयर नेचर वॉज व्यूड विथ रिवरेंस। व्हाट डज इट मीन हियर रिस्पेक्टेड टीचर्स, तो समझने का प्रयास करते हैं कि रोमांटिक मूवमेंट के हमारे प्यारे से सेंट्रल फिगर यानी कि विलियम वर्ड्सवर्थ जी के बारे में कुछ और प्यार भरी बातें हो रही हैं। तो कहते हैं कि जो नेचर पोएट हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ जी हैं, वो आधुनिक जीवन की आध्यात्मिक शून्यता पर शोक प्रकट करते हैं, दुख प्रकट करते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं वो, आधुनिक जीवन की जो आध्यात्मिक शून्यता पर शोक प्रकट करते हैं और उस अतीत की प्रशंसा करते हैं। लिखा है ग्लोरीफाइज अ पास्ट, उस अतीत की प्रशंसा करते हैं जब प्रकृति को सम्मान के साथ में, श्रद्धा के साथ में देखा जाता था, ठीक है। द पोएट यूजेस माइथोलॉजिकल रेफरेंसेस, पैशनेट लैंग्वेज एंड द फॉर्मल डिसिप्लिन ऑफ द सोनेट टू प्रेजेंट अ पावरफुल क्रिटिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन एंड अ लॉन्गिंग फॉर स्पिरिचुअल रिन्यूअल थ्रू नेचर। बड़े थोड़े से हैवी से वर्ड समझने का प्रयास करते हैं। द पोएट यूजेस माइथोलॉजिकल रेफरेंसेस, जो कवि विलियम वर्ड्सवर्थ जी हैं वो कुछ पौराणिक संकेतों का इस्तेमाल करते हैं। पैशनेट लैंग्वेज यानी कि भावनात्मक भाषा का इस्तेमाल करते हैं। एंड द फॉर्मल डिसिप्लिन ऑफ द सोनेट, यानी कि सोनेट लिखने का जो एक फॉर्मल पैटर्न होता है, जो डिसिप्लिन होता है, उसको वो पूरी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। किस चीज के लिए, टू प्रेजेंट अ पावरफुल क्रिटिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन एंड लॉन्गिंग फ्रॉम स्पिरिचुअल रिन्यूअल थ्रू नेचर। यानी कि सीधे शब्दों में कहा जाए तो आधुनिक सभ्यता की आलोचना करते हैं और प्रकृति के माध्यम से आध्यात्मिक पुनर्जागरण की कामना करते हैं। मॉडर्न जो लाइफ है उस टाइम पीरियड पर, उसकी वो आलोचना करते हैं, और जो आध्यात्मिक पुनर्जागरण है उसकी वो कामना करते हैं कि दोबारा से वो टाइम पीरियड फिर से उन्हें देखने को मिले, ठीक है।
आशा करता हूं रिस्पेक्टेड टीचर्स की आप सभी को अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो ये एक कुछ ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था उसका, बाकी हर एक चीज बहुत डिटेल में मैंने अपनी पीडीएफ में कवर करी है। बहुत ही नेक्स्ट लेवल का कंटेंट है रिस्पेक्टेड टीचर्स, बहुत प्राइम कंटेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एज अ सेंट्रल फिगर। अच्छा ये तो हम पढ़ा चुके हैं यार। नाउ टोन ऑफ द पोएम के बारे में बात करते हैं। इस जो पोएम की टोन है वो कैसी है, यानी कि इसको पढ़ने के बाद में आपको किस प्रकार का अनुभव होता है। बिगिंस विद अ लेमेंट, यानी कि ये जो पोएम है बेसिकली शोक के साथ में शुरू होती है, टर्न्स टू फ्रस्ट्रेशन, और बाद में ये फ्रस्ट्रेशन की तरफ मूव होती है, एंड एंड्स विद अ लॉन्गिंग फॉर स्पिरिचुअल कनेक्शन, और लास्ट में जब ये पोएम समाप्ति होती है तो वो दोबारा से स्पिरिचुअल कनेक्शन की कामना करते हुए समाप्त होती है कि दोबारा से लोग जो है स्पिरिचुअल कनेक्शन के साथ में अपने आप को ज्वाइन कर पाएंगे, ठीक है। एक होप के साथ में, एक उम्मीद के साथ में वो समाप्त होती है। नेक्स्ट बात करते हैं थीम ऑफ द पोएम के बारे में। रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड डियर एस्पिरेंट्स एंड मेरे प्यारे प्यारे फ्रेशर एस्पिरेंट्स, मैं हमेशा कहता हूं कि किसी पोएम की कोई एक थीम कभी नहीं होती। जब आप उस पोएम को अच्छे से डीप लेवल पर कवर करोगे तो आपको ये सारे डायमेंशन समझ में आ जाएंगे। एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं कि किसी पोएम की पर्टिकुलर एक ही थीम निकल गई हो, लेकिन जब हम उस पोएम को पढ़ेंगे, अच्छे से कवर करेंगे, तो हमें समझ में आ सकता है कि हाँ, इस पोएम की थीम ये भी हो सकती है। और जब आपके एग्जाम में थीम बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो चारों ऑप्शन को देखने के बाद में आप भली भांति टिक कर पाएंगे, क्योंकि आपने उसको अच्छे से कवर किया है। लेकिन अगर डीप लेवल पर पोएम को कवर नहीं किया तो क्वेश्चंस में थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले मैंने 4 थीम रखी है इस पोएम की। सबसे पहले समझते हैं एलिनेशन फ्रॉम नेचर, ठीक है। एलियन वाली फीलिंग आती है, यानी कि ससुरा किसी और ही गोले का है, यानी कि विलियम वर्ड्सवर्थ जी को ये फील होता है भाई साहब कि हम तो इस धरती पर रह रहे हैं और नेचर से जुड़ा होना चाहिए हमें, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं भाई साहब, लोग जो है नेचर से दूर होते जा रहे हैं, बिल्कुल कि नेचर कुछ है ही नहीं उनके लिए। एलियन वाली फीलिंग आ रही है उनको, और किस तरफ बढ़ रहे हैं, भौतिकतावाद की तरफ। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो उस टाइम पे पीक पे था उसकी तरफ जा रहे हैं, इसलिए बोला एलिनेशन फ्रॉम नेचर। मॉडर्न ह्यूमंस हैव बिकम डिस्कनेक्टेड फ्रॉम नेचर ड्यू टू इंडस्ट्रियलिज्म एंड मटेरियलिज्म। बताइए हो सकती है या नहीं? हाँ, बिल्कुल हो सकती है। जो मॉडर्न ह्यूमंस हैं बेसिकली हैव बिकम डिस्कनेक्टेड फ्रॉम नेचर, वो नेचर से डिस्कनेक्टेड हो गए। किस वजह से? ड्यू टू इंडस्ट्रियलिज्म एंड मटेरियलिज्म की वजह से। दूसरी थीम है क्रिटिक ऑफ मटेरियलिज्म, यानी कि विलियम वर्ड्सवर्थ जी ने मटेरियलिज्म की आलोचना करी है भाई साहब। बोलो हाँ ना? वो बिल्कुल कहते हैं भाई साहब कि नेचर की तरफ दोबारा से मनुष्य को रिकनेक्ट होना चाहिए। ये जो भौतिकतावाद के चक्कर में आप पड़े हुए हो, ठीक है, और इसके चक्कर में आप नेचर की खूबसूरती को देख ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है, इसलिए उन्होंने मटेरियलिज्म लाइफ की आलोचना करी है, कड़ी आलोचना करी है। सो द पोएम कंडेम्स, ये पोएम जो है विरोध करती है, बुराई करती है इस बात का, द ऑब्सेशन विथ वेल्थ, पोजीशन एंड कंज्यूमरिस्ट वैल्यूज, जो लिखा है गेटिंग एंड स्पेंडिंग, यानी कि लोग क्या कर रहे हैं, कमाना और खर्च करना, ठीक है, कमाना और खर्च करना, इसी में लोग उलझे हुए, प्रकृति की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे। तो विलियम वर्ड्सवर्थ जी ने अच्छे से उसको क्रिटिसाइज किया है। नेक्स्ट है लॉस ऑफ स्पिरिचुअलिटी। क्या कहने का मतलब है समझते हैं। द पोएट मॉन्ट्स हाउ मॉडर्न लाइफ lacks emotional and spiritual depth, nature is no longer seen as sacred. What does it mean here? तो बेसिकली विलियम वर्ड्सवर्थ जी इस बात पर दुख व्यक्त करते हैं कि आधुनिक जीवन में, विलियम वर्ड्सवर्थ जी इस बात पर दुख व्यक्त करते हैं, लिखा है ना मॉन्स, यानी कि दुख व्यक्त करना, कि आधुनिक जीवन में भावनात्मक और आध्यात्मिक गहराई का अभाव है, यानी कि अब वो लोगों में देखने को नहीं मिलती है उनके अनुसार, और प्रकृति को अब सैक्रेड यानी कि पवित्र नहीं माना जाता है, ठीक है। तो ये भी एक थीम बताइए कि लॉस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, लोग आध्यात्मिकता से दूर होते चले जा रहे हैं भाई साहब। नेक्स्ट है मटेरियलिज्म एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। सर ये तो देख के समझ में आ गई भाई साहब अच्छे से, ठीक है। क्या कहते हैं, वर्ड्सवर्थ क्रिटिसाइज द इंपैक्ट ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन रिवॉल्यूशन, इस चीज का जो लोगों की लाइफ पर प्रभाव पड़ा है, जो सोसाइटी पर प्रभाव पड़ा है, ठीक है, एंड द राइज ऑफ मटेरियलिज्म ऑन सोसाइटी, और मटेरियलिज्म का जो राइज हुआ है उसका सोसाइटी पर क्या प्रभाव पड़ा है, arguing that these factors have led to neglect of nature, और उनका मानना है कि ये वो फैक्टर्स है जिनकी वजह से जो लोग हैं वो नेचर को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, नेचर प्रकृति को अनदेखा कर रहे हैं। एंड अ फोकस ऑन एक्वायरिंग एंड स्पेंडिंग, और पूरा फोकस किस चीज पर है, कमाने पर और खर्च करने पर। एक्वायरिंग की ये गेन करना है, वो गेन करना है, ये पावर, पोजीशन, धन, कार वगैरह, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारे चक्करों में लोग पड़े हुए हैं, ठीक है। इसीलिए बोला गया मटेरियलिज्म एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन,
ये तो देख के समझ में आप सभी को अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। लोग भौतिकतावाद की तरफ पड़े हुए हैं क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन पीक पर था उस टाइम पीरियड पर। आशा करता हूं रिस्पेक्टेड टीचर्स की ये थीम भी आप सभी को अच्छे समझ में आ रही होगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सिंबल्स ऑफ द पोयम। सो रिस्पेक्टेड टीचर्स, कुछ प्यारे प्यारे से एलिमेंट्स का इसमें इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, सिंबल के रूप में। तो हम समझते हैं भाई साहब क्या क्या मतलब है उसका। सो इस पोयम के अंदर 14 लाइन की प्यारी सी पोयम के अंदर आपको सी के बारे में चर्चा देखने को मिलेगी, विंड्स के बारे में, मून के बारे में, फ्लावर्स के बारे में। सो ये जो सिंबलों का इस्तेमाल किया गया है रिस्पेक्टेड टीचर, आखिरकार इसका मतलब क्या है। सो देखते हैं। दिस एलिमेंट्स रिप्रेजेंट नेचर्स पावर। ये जो एलिमेंट्स का इस्तेमाल इस पोयम के अंदर हुआ है बेसिकली वो नेचर की पावर को डिनोट करता है, ठीक है, उसकी सुंदरता को डिनोट करता है, एंड स्पिरिचुअल डेप्थ यानी कि उसकी आध्यात्मिक गहराई को डिनोट करता है। फोर्सेस दैट मॉडर्न ह्यूमंस हैव ग्रोन इन डिफरेंट टू। ये ऐसी शक्तियां हैं बेसिकली जिनके प्रति आधुनिक मनुष्य जो है, जो मॉडर्न जो लाइफ के जो लोग हैं, वो बिल्कुल उदासीन हो गए हैं, ठीक है, यानी कि उनका ध्यान बिल्कुल भी इनकी तरफ नहीं है। दूसरे अगर हम सिंबल के बारे में बात करें तो इसके ऊपर बहुत बार एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये ध्यान रखिएगा। प्रोटियस एंड ट्राइटन, ठीक है, प्रोटियस एंड ट्राइटन, तो क्या मतलब है। इन एंशिएंट ग्रीक मिथ्स सी गॉड्स हैड स्पेशल पावर। एंशिएंट ग्रीक मिथ्स में क्या बताया गया है कि जो समुद्र देवता हैं, ठीक है, हैड स्पेशल पावर्स ओवर नेचर, यानी कि उनके पास में कुछ स्पेशल पावर है, ठीक है। पीपल बैक देन सॉ नेचर एज होली। उस टाइम पीरियड पर लोग जो है नेचर को पवित्र मानते थे, एंड फुल ऑफ गॉड्स, यानी कि देवता देवी देवताओं से भरा हुआ मानते थे। दे रिस्पेक्टेड एंड फियर्ड इट। वो जो है प्रकृति का सम्मान करते थे और उससे डरते थे कि उसको नुकसान नहीं पहुंचाना है। टुडे, आज के बारे में अगर बात करें, मैनी पीपल डोंट फील दैट द सेम डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन। बहुत सारे जो लोग हैं वो इस प्रकार का डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन जो है नहीं महसूस करते हैं, किसके साथ में, टू नेचर एनीमोर, यानी कि अब नेचर के साथ में वो इतना ज्यादा आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस नहीं करते हैं जितना कि उस टाइम पीरियड पर लोग करते थे, ठीक है, एंशिएंट ग्रीक टाइम पीरियड पर। अब सवाल है कि आखिरकार एंशिएंट ग्रीक मिथ्स ऐसा क्या कहता है भाई साहब, क्या कॉन्सेप्ट कहता है। तो प्राचीन यूनानियों की मान्यता है, यानी कि उस टाइम पीरियड पर इसके बारे में बताया गया है। तो प्राचीन यूनानियों की मान्यता है जो प्रोटियस और ट्राइटन जैसे प्रकृति देवताओं की पूजा करते थे, ठीक है, क्योंकि कम से कम उन मान्यताओं पर प्रकृति का सम्मान किया जाता था और उसको महत्व भी दिया जाता था। उस टाइम पीरियड पर प्रकृति को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी और देवी देवताओं के रूप में कंसीडर किया जाता था, इसलिए, ठीक है। सो नेक्स्ट बात करते हैं समरी ऑफ द पोएम के बारे में। सो रिस्पेक्टेड टीचर्स, अब हम बात करने वाले हैं ब्रीफ समरी के बारे में, ठीक है। पीडीएफ के अंदर एक अलग समरी दी गई है, थोड़ी सी डिटेल में दी गई है, यहां पर मैं थोड़ा सा उसको ब्रीफ करने का प्लान करूंगा और उसके बाद में हम कवर करेंगे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, एंड देन उसके बाद में जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं उसको डिस्कस करेंगे, पैरेलल करते रहेंगे और लास्ट में कंक्लूजन, ठीक है। बस उसके बाद हमारी ये पोयम को हम पूर्ण आहुति देंगे, ठीक है। बोलो स्वाहा, ठीक है, लड्डू लेके मुंह में बोलो आहा। चलो, सो समरी ऑफ द पोयम में, William Wordsworth's The World is Too Much With Us is a powerful romantic sonnet that expresses deep concern over humanity's increasing detachment from nature due to materialism and industrialization। ससुरा बहुत हैवी वर्ड है रे, हैवी तो वर्ड नहीं, लंबा स्टेटमेंट दे दिया कुछ नहीं, एनीवे तोड़ के पढ़ेंगे। सो विलियम वर्ड्सवर्थ जी की द्वारा लिखी गई बड़ी प्यारी सी पोएम जिसका नाम है द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस, एक बहुत ही पावरफुल रोमांटिक सोनेट है जो एक्सप्रेस करती है, जो बताती है, क्या बताती है भाई साहब, डीप कंसर्न, अपना गहरा कंसर्न, गहरी चिंता को बताने का प्रयास करती है किन चीजों पर, ओवर ह्यूमैनिटीज इंक्रीजिंग डिटैचमेंट फ्रॉम नेचर। ये जो ह्यूमैनिटीज की बढ़ती जो डिटैचमेंट है, जो प्रकृति से जो उनका अलगाव है, उसके बारे में बताने का प्रयास करती है। और ये अलगाव किस वजह से हो रहा है, ड्यू टू मटेरियलिज्म एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। हम अच्छे समझ चुके हैं इस चीज को कि वो जो अलगाव है, वो जो दूर होना है, वो जो हम दूर हो रहे हैं प्रकृति से, वो किस चीज की वजह से, क्योंकि हमारा पूरा फोकस किस चीज पर, मटेरियलिज्म की तरफ और इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ। Written in the early 19th century during the height of the इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। और ये पोएम कब लिखी गई थी, अर्ली 19th सेंचुरी में, हम अच्छे समझ चुके हैं, ड्यूरिंग द हाइट ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन रिवॉल्यूशन। और इस टाइम पीरियड पर जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था वो अपने पीक पर था। कहां पर, इंग्लैंड में था भाई साहब, ये हम अच्छे से भारी भांति समझ चुके हैं। नाउ द पोएम क्रिटिक्स, ये जो पोएम बेसिकली आलोचना करती है, ठीक है, किस चीज की, द मॉडर्न वर्ल्ड फॉर बीइंग कंज्यूम्ड बाय ग्रीड, ये बहुत प्यारे प्यारे वर्ड है रिस्पेक्टेड हियर, कंज्यूमरिज्म एंड यूटिलिटेरियन माइंडसेट। यानी कि देखा जाए
कहाँ थे हम लोग? हाँ, ये जो कविता है बेसिकली ये लालच, उपभोक्तावाद और उपयोगितावाद मानसिकता से ग्रसित आधुनिक दुनिया जो है हमारी, ठीक है, लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड, ठीक है, आधुनिक दुनिया जो है उसकी आलोचना करती है, ठीक है। यानी कि ये सारे लोग जो है उस टाइम पीरियड पर, यानी कि विलियम वर्ड्सवर्थ को लगा करता था कि ये सारे लोग जो है इस भौतिकतावाद में, आधुनिकतावाद में उलझ गए और प्रकृति से बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। Wordsworth laments that people are so preoccupied with getting and spending that they have lost their spiritual and emotional connection with nature। क्या कहने का मतलब है? विलियम वर्ड्सवर्थ जी यहां पर थोड़ा सा दुख व्यक्त करते हैं, शोक व्यक्त करते हैं that people are so preoccupied with getting and spending। लोग जो है इतना ज्यादा ग्रसित हो गए हैं कमाने और खर्च करने में, ठीक है, that they have lost their spiritual and emotional connection with nature, कि उन्होंने जो है अपना आध्यात्मिक और जो इमोशनल कनेक्शन होता है वो नेचर से एकदम तोड़ सा ही दिया, ठीक है, एक दूर दूर हो ही गए वो। He mourns the fact that nature elements like sea, moon and winds once revered and inspiring, यानी कि उनका मानना था कि जो नेचुरल एलिमेंट्स हैं, समुद्र, चंद्रमा और जो हवाएं हैं, ठीक है, ये एक टाइम पीरियड पर आदरणीय और प्रेरणादायक हुआ करती थी, बट नाउ फेल टू मूव द ह्यूमन हार्ट। लेकिन आज ये जो है बेसिकली अगर बात करें तो मानव हृदय को प्रभावित करने में ये विफल हो गए हैं। यानी कि नेचर को देखने के बाद में पहले के टाइम पीरियड पर क्या हुआ करता था कि लोग जो है बहुत ज्यादा अटैच हो जाते थे, प्रकृति में समय बिताते थे, लेकिन अब जो है प्रकृति इनको अपने से जोड़ने में विफल हो गई, ऐसा मानना है विलियम वर्ड्सवर्थ जी का, ठीक है। नाउ द पोएट बिलीव्स दैट दिस एलिनेशन फ्रॉम नेचर रिजल्ट अ स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस। और कवि का यह मानना है कि प्रकृति से इस अलगाव का परिणाम क्या है? बेसिकली आध्यात्मिक शून्यता है। क्या है? आध्यात्मिक शून्यता। आशा करता हूं रिस्पेक्टेड टीचर्स की सभी बातें आप सभी को अच्छे से भली भांति समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट बात करते हैं। In the second part of the poem, Sestet, Wordsworth surprises the reader by saying he would prefer to be a pagan from ancient times who believes in Greek gods because such people saw nature as holy and divine. What does it mean here? But before we start, so respected teachers and dear aspirants, हम सब जानते हैं कि ये पोएम क्या है, एक प्यारी सी सोनेट है जिसमें दो सेक्शन होते हैं। हम सब जानते हैं सोनेट में एक होता है ऑक्टेव और दूसरा होता है सेस्टेट। तो यहां पर बात हो रही है सेकंड वाले पार्ट की, यानी कि सेस्टेट वाले पार्ट की। तो सेकंड वाला जो पार्ट है हमारा, ठीक है, सेस्टेट में विलियम वर्ड्सवर्थ जी जो है अपने पाठकों को, अपने रीडर को अपने स्टेटमेंट से सरप्राइज कर देते हैं, चौंका देते हैं। क्या कहकर कि वो जो है एंशिएंट टाइम पीरियड के पैगन बनना पसंद करेंगे। क्यों भाई साहब? हु बिलीव्स इन ग्रीक गॉड, जिनका मानना था, जिनका विश्वास था किन पर? ग्रीक गॉड्स पर। क्योंकि बिकॉज सच पीपल सॉ नेचर एज होली एंड अलाइव, क्योंकि उस टाइम पीरियड के जो लोग थे बेसिकली वो नेचर को पवित्र और अलाइव यानी कि जीवित मानते थे, ठीक है। नाउ by mentioning Proteus and Triton, he shows how important it is to have belief that respects and connects with nature. Proteus और Triton का उल्लेख करके वो दिखाते हैं कि प्रकृति का सम्मान करने और उससे जुड़ने वाला जो विश्वास है बेसिकली वो कितना अधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है उसके बारे में यहां पर बताते हैं। दिस पोएम इज अ रोमांटिक प्रोटेस्ट अगेंस्ट द मॉडर्न वर्ल्ड। और ये जो पोएम है रिस्पेक्टेड टीचर वो क्या है? एक रोमांटिक प्रोटेस्ट है। किसके अगेंस्ट में? मॉडर्न वर्ल्ड के अगेंस्ट में। इट अर्जेस पीपल टू live in a more peaceful and nature loving way where feelings, imagination and respect for nature are more important than money and machines। यानी कि ये जो पोएम है बेसिकली लोगों से अधिक शांतिपूर्ण और प्रकृति प्रेमी तरीके से जीने का आग्रह करती है, ठीक है, निवेदन करती है, ठीक है, जहां पर आपकी जो भावनाएं हैं, जो आपकी फीलिंग्स हैं, ठीक है, जो आपकी भावना है, जो कल्पना है और प्रकृति के प्रति सम्मान वो पैसे और मशीनों से अधिक महत्वपूर्ण है, ये बताने का प्रयास करती है ये पोयम, ठीक है। आशा करता हूं कि ये जो एक प्यारी सी ब्रीफ समरी रिस्पेक्टेड टीचर्स हमने कवर करी है आप सभी को अच्छी समझ में आई होगी। और अब हम बात करने वाले हैं इस पोयम के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पर, और उसके बाद हम करेंगे डिस्कशन पोएटिक डिवाइसेस पे, या अगर होगा तो हम पैरेलल साथ साथ लेकर चलेंगे उसको, ठीक है, और लास्ट में हम लोग कंक्लूजन पे। सो अब हम बात करने वाले हैं रिस्पेक्टेड टीचर्स इस पोएम के टेक्स्ट के बारे में, जिसको हम लाइन बाय लाइन कवर करने वाले हैं और नेक्स्ट लेवल पर हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। सो एक सेकेंड, ठीक है। सो रिस्पेक्टेड टीचर्स ये जो है इस पोएम का टेक्स्ट है, आराम से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और बाकी वैसे तो आप सभी के पास में अवेलेबल होगी, और मेरी जो पीडीएफ है उसके अंदर भी मैंने मेंशन कर रखा है, ठीक है।
सो अब हम इन पोयम की लाइन बाय लाइन हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। बट बिफोर वी स्टार्ट, रिस्पेक्टेड टीचर, यहां पर एक बात मैं कहना चाहूंगा कि पोयम को एक्सप्लेन करना अपने आप में एक बहुत बड़ा और टिपिकल टास्क होता है। क्यों? क्योंकि उसके इनर वर्ड्स कुछ और रहेंगे और उसके आउटर वर्ड्स कुछ और रहेंगे। यानी कि सीधी बातें हम सब जानते हैं कि पोइट्री एक ऐसा वर्क है जिसमें जो पोएट होता है वो कम से कम शब्दों का इस्तेमाल करके, बोलता ना कि गागर में सागर भर देना, तो बस वही कॉन्सेप्ट होता है कि कम से कम शब्दों का इस्तेमाल करके अपनी ज्यादा से ज्यादा इमोशंस को, ज्यादा से ज्यादा अपनी भावनाओं को, फीलिंग्स को, बातों को शेयर करने का, डालने का प्रयास करता है। ठीक है, हम यही समझने वाले हैं जो विलियम वर्ड्सवर्थ जी ने अपनी इस 14 लाइन की प्यारी सी सोनेट में हमें समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, सो चलिए अब कहानी में आते हैं आगे थोड़ा सा। सो ये जो है बेसिकली इस पोयम की पहली लाइन है, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस लेट एंड सून। सो सबसे पहले ये जो वर्ल्ड का इस्तेमाल हुआ है, ये किसके लिए हुआ है ये जानना बहुत आवश्यक है इस लाइन को समझने से पहले। तो ये जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड, ये उस टाइम पीरियड की, जिस समय ये पोयम को लिखा गया था, उस टाइम की इंडस्ट्रियलिस्ट और मटेरियलिस्टिक सोसाइटी के लिए इस्तेमाल किया गया, ये समझना है अच्छे से। ठीक है, ये जो वर्ल्ड है, द वर्ल्ड, ये उस समय की जो इंडस्ट्रियलिस्ट सोसाइटी है, जो मटेरियलिस्टिक सोसाइटी है, उसके लिए इस्तेमाल किया गया। सो क्या कहते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ जी? द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस, यानी कि इस पूरी लाइन का मतलब क्या है? वी आर ओवरली फोकस्ड ऑन द वर्ल्डली मैटर्स। अब बड़ा प्रश्न, सर ये वर्ल्डली मैटर्स क्या है? इसको भी बताने का प्रयास करेंगे। विलियम वर्ड्सवर्थ जी यहां पर क्या कहते हैं कि वी आर ओवरली फोकस्ड ऑन वर्ल्डली मैटर्स, यानी कि हम लोग जो है इन वर्ल्डली मैटर्स में जरूरत से ज्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं, जरूरत से ज्यादा उस पर फोकस किए हुए हैं। ठीक है, यानी कि बहुत ज्यादा हम लोग उसमें डूब चुके हैं। अब यहां पर जो इस्तेमाल हुआ है वर्ल्डली मैटर्स, उसको समझते हैं। थिंग्स रिलेटेड टू मटेरियल पोजीशंस, मनी, स्टेटस, कंफर्ट, टेक्नोलॉजी एंड एवरीडे कंसर्न्स, यानी कि हमारी रोजमर्रा की जो कंसर्न्स है वो, इंस्टेड ऑफ स्पिरिचुअल, इमोशनल और नेचुरल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। व्हाट डज इट मीन हियर रिस्पेक्टेड टीचर्स? तो विलियम वर्ड्सवर्थ जी यहां पर ही कहते हैं कि हम लोग हमारे वर्ल्डली मैटर्स में आज की डेट में बहुत ज्यादा ओवरली फोकस्ड हैं, यानी कि हमारा ध्यान किस तरफ है? पोजीशंस पर, मनी पर, स्टेटस पर, कंफर्ट पर, टेक्नोलॉजी पर, एवरीडे कंसर्न्स हमारे, हम उसमें ज्यादा इन्वॉल्व हैं, बजाय इस चीज के कि हम जो है स्पिरिचुअल, इमोशनल और नेचुरल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन के हम आध्यात्मिक और इमोशनल, जो भावनात्मक हमारे जो एस्पेक्ट्स हैं, उनकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है। हम लोग कहां पर इन्वॉल्व है? हम लोग सब इन चीजों को, मनी, स्टेटस, कंफर्ट को पाने में हम लोग लगे हुए, हमने अपना पूरा जीवन जो इसमें हम लोग झोंक रहे हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं रिस्पेक्टेड ईयर की ये लाइन आपको अच्छी समझ में आ रही होगी, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। अब यहां पर आगे लिखा है लेट एंड सून, यहां पर आगे लिखा है लेट एंड सून, तो यहां पर क्या लिखा है? द कॉन्स्टेंट प्रीऑक्यूपेशन विद द पास्ट एंड द फ्यूचर रेदर देन फुल्ली इंगेजिंग विद द प्रेजेंट मोमेंट एंड द नेचुरल वर्ल्ड। अब ये लाइन थोड़ी एक्सप्लेन करूं, बट उससे पहले थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि लेट एंड सून, ठीक है, ये थोड़ा सा और नेक्स्ट लेवल हो गया, लेकिन ये तब समझ में आएगा जब थोड़ा सा हम इसको सरल से कठिन की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो हम, यानी कि विलियम वर्ड्सवर्थ जी जो ये बात कहते हैं कि हम जो है वर्ल्डली कंसर्न्स में, वर्ल्डली मैटर्स में इतने इन्वॉल्व हो चुके हैं, पहले भी ये सच था और आज भी ये सच है। पहले भी हम वर्ल्डली मैटर्स में इन्वॉल्व थे और आज भी जो है हम वर्ल्डली मैटर्स में उतने ही इन्वॉल्व हैं, यानी कि पहले भी यही सही सच था और आज भी यही सच है। ठीक है, अब इस लाइन को आप समझने का प्रयास करना। लेट एंड सून का मतलब क्या है? द कॉन्स्टेंट प्री ऑक्यूपेशन विद द पास्ट एंड द फ्यूचर रेदर देन फुल्ली एंगेजिंग विद द प्रेजेंट मोमेंट एंड द नेचुरल वर्ल्ड, यानी कि वर्तमान क्षण, ध्यान से समझने का प्रयास करना रिस्पेक्टेड टीचर्स, वर्तमान क्षण और प्राकृतिक दुनिया के साथ में पूरी तरीके से जुड़ने के बजाय हम अतीत और भविष्य के साथ में हमारी निरंतरता, जो व्यस्तता है, वो बराबर बनी हुई है। क्या कहने का मतलब है? फिर बार एक समझने का प्रयास करें। वर्तमान क्षण जो हमारा प्रेजेंट मोमेंट है वो, और इसके अलावा जो हमारी प्राकृतिक, जो नेचुरल वर्ल्ड है वो, उसके साथ में हम प्रॉपर तरीके से तो जुड़ ही नहीं पा रहे हैं, बल्कि हमारा फोकस कहां पर है? अतीत और जो फ्यूचर के साथ में जो निरंतर हमारी व्यस्तता है, क्योंकि हम कहां पर इन्वॉल्व हैं? हम इन्वॉल्व हैं वर्ल्डली मैटर्स के अंदर, इसलिए तो हम उनके साथ में कौन सा बोलते हैं ना कि कनेक्टिविटी बिठा ही नहीं पा रहे हैं। तो कंक्लूड करूं अगर मैं अपनी लाइन को रिस्पेक्टेड टीचर्स, तो विलियम वर्ड्सवर्थ जी यहां पर क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं? वर्ड्सवर्थ जी क्रिटिसाइज कर रहे हैं उस सोसाइटी को, क्यों? फॉर बिकमिंग ऑब्सेस्ड विद द प्रोग्रेस,
industry and money and ignoring nature and deeper emotions. What does it mean here? यहां पर आलोचना करते हुए विलियम वर्ड्सवर्थ जी उस सोसाइटी की आलोचना कर रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो चुकी है किस चीज को लेकर, प्रोग्रेस को, इंडस्ट्री, पैसे को लेकर, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो वर्ल्डली मैटर्स के अंदर इन्वॉल्व होती हैं, और वो क्या कर रही है, नेचर को पूर्ण रूप से इग्नोर कर रही है और नेचर की जो इमोशंस है उसको पूर्ण रूप से इग्नोर कर रही है. सो अंततः अगर इस लाइन के कंक्लूजन पर पहुंचे तो विलियम वर्ड्सवर्थ जी यहां पर ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं उस टाइम पीरियड पर जो इंडस्ट्रियलिस्ट सोसाइटी थी उसको लेकर. वो कहते हैं कि हम लोग जो है बहुत ही ओवर फोकस्ड हो चुके हैं वर्ल्डली मैटर्स में, और ये बात जो है पहले भी सच थी और ये बात आज भी सच है. और एक हिडन मीनिंग यहां पर और है, अगर इसी तरीके से लाइफ चलती रही तो ये बात हमारी आगे इन फ्यूचर भी सही साबित होगी, और आगे भी यही सच रहेगा कि हम लोग वर्ल्डली मैटर्स में इन्वॉल्व हैं. ठीक है, और आगे भी हम रहेंगे. ये इसका एक हिडन मीनिंग है. आशा करता हूं रिस्पेक्टेड टीचर्स की पोयम की फर्स्ट लाइन आप सभी को अच्छे समझ में आई होगी. ठीक है, देखो फिर बता रहा हूं, बहुत जहां पर जरूरत होगी वहां पर हर एक चीज को नेक्स्ट लेवल पर तोड़ा जाएगा. अब जैसे कि इसकी नेक्स्ट लाइन है, ये बहुत ईजी है, इसमें टाइम नहीं लगेगा, लेकिन ये लाइन अपने आप में थोड़ी सी टेढ़ी खीर थी. मेरा ऐसा मानना है, बीइंग एन एस्पिरेंट, बीइंग एन मेंटोर, जो है मैं लोगों को सब पढ़ाता हूं तो मुझे समझ में आता है कि एस्पिरेंट इस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं, तो हमारा ये पूरा दायित्व बनता है कि हम उनको हर एक एस्पेक्ट पे समझाने का प्रयास करें. ठीक है, नाउ गेटिंग एंड स्पेंडिंग वी ले वेस्ट अवर पावर्स. ये इजी लाइन है. गेटिंग एंड स्पेंडिंग का मतलब क्या है? दिस रेफर्स टू द मटेरियलिस्टिक एक्टिविटीज ऑफ एक्वायरिंग वेल्थ एंड कंज्यूमिंग गुड्स. ठीक है भैया, वर्ड्सवर्थ यूजेस दिस एक्शंस टू रिप्रेजेंट मॉडर्न सोसाइटी ऑब्सेशन विद इकोनॉमिक गेन एंड कंजम्पशंस. ठीक है, गेटिंग एंड स्पेंडिंग बहुत आसान शब्द है, कमाना और खर्च करना. उस टाइम पीरियड की जो मटेरियलिस्टिक सोसाइटी है उसमें लोग क्या कर रहे हैं, उसमें लोग कमा रहे हैं और खर्च कर रहे हैं. ठीक है, फिर बता रहा हूं, कमाना और खर्च करना. वी ले वेस्ट अवर पावर्स, यानी कि और इस कमाने और खर्च करने में हम लोग जो है हमारी पावर्स को खर्च किए जा रहे हैं. यानी कि हमारा ध्यान नेचर की तरफ तो है ही नहीं. हम क्या कर रहे हैं, हम कमा रहे हैं और खर्च कर रहे हैं, बस. इसके अलावा हमारा नेचर, हमारा जो ध्यान है वो प्रकृति की तरफ बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है, चलिए, यानी कि देखो मैंने बताया ना, शुरू की लाइन से विलियम वर्ड्सवर्थ जी उस समय की सोसाइटी को क्रिटिसाइज करना शुरू करते हैं और बताते हैं कि आप लोग कर क्या रहे हैं, आप लोग कमा रहे हैं और खर्च कर रहे हैं. ये जो नेचर है, इतना प्यारा सा खूबसूरत सा नेचर है, इसको आप अप्रिशिएट कर ही नहीं रहे हैं. ठीक है, और आप जो है इसी काम में अपनी पावर को वेस्ट किए जा रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट है लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आर्ट्स. व्हाट डज इट मीन हियर? बड़ी प्यारी सी और सिंपल सी लाइन है, लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आवर्स. यानी कि ये जो नेचर, प्यारा सा नेचर हमारा है, इसको हम जो है बहुत कम आंकते हैं. ठीक है, ये जो नेचर, प्यारा सा नेचर जो कि हमारा, दैट इज आवर्स. ठीक है, हम इसको बहुत कम आंकते हैं. यानी कि क्या लिखा है, लिटिल वी सी मतलब क्या है? अब थोड़ा सा शब्दों को तोड़ देते हैं. लिटिल वी सी मतलब दैट वी रेयरली ऑब्जर्व और अप्रिशिएट एनीथिंग इन नेचर. यानी कि प्रकृति के अंदर जो भी चीजें समाहित हैं, जो भी हमारे प्रकृति के अंदर है, जो उसकी खूबसूरता को एनहेंस करता है, हमारे मुंह से उनके लिए कभी कोई शब्द ही नहीं निकलते. ये नदियां, ये झरने, ये पेड़, ये पशु, ये पक्षी, हमारे इतने सुंदर सुंदर जो हमारे नेचर के अंश हैं, बेसिकली हमारे लिए उनके पास समय ही नहीं है कि हम उनको ऑब्जर्व करें, उनको अप्रिशिएट करें, उनकी सराहना करें, प्रशंसा करें. हमारे मन में उनके लिए कुछ भी शब्द नहीं आता है. क्यों भैया? क्योंकि हमारे पास समय ही नहीं है. इन नेचर दैट इज आर्ट्स, यानी कि ये जो प्रकृति है, ये जो खूबसूरत सी प्रकृति है जो हमारी है, इतने प्यारे प्यारे से कम शब्दों का इस्तेमाल करके विलियम वर्ड्सवर्थ जी कितनी प्यारी प्यारी बात बताने का प्रयास कर रहे हैं. तो जैसा कि विलियम वर्ड्सवर्थ जी बताते हैं कि ये जो प्रकृति हमारी है, ये स्टेटमेंट क्या बताने का प्रयास करता है? इंप्लाइज दैट वी नो लॉन्गर फील एनी सेंस ऑफ बिलोंगिंग और कनेक्शन टू द नेचुरल वर्ल्ड. यानी कि हम जो है किसी भी प्रकार से कोई सेंस, कोई बिलोंगिंग, कोई कनेक्शन फील नहीं कर पा रहे हैं, फील नहीं करते हैं अब इस नेचुरल वर्ल्ड के साथ में, क्योंकि हमारा पूरा ध्यान किस तरफ है? मटेरियलिस्टिक लाइफ की तरफ. ठीक है, कंप्लेन को वो अपने आगे जारी रखते हैं. नेचर इज सीन एज सेपरेट. नेचर को अलग थलग देखा जाता है, एलियन के रूप में देखा जाता है, और एक्सटर्नल यानी कि बाहरी तत्व के रूप में देखा जाता है हमारे लिए. सो द लाइन एक्सप्रेसेस अ सेंस ऑफ लॉस एंड डिसकनेक्शन. वर्ड्सवर्थ laments that humanity no longer sees
nature as part of its own spiritual and emotional identity. What does it mean here, respected teachers? तो यहां पर विलियम वर्ड्सवर्थ जी ये कह रहे हैं कि मनुष्य अब प्रकृति से भावनात्मक रूप से जुड़ाव जो है नहीं रखते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ जी अपना दुख व्यक्त करते हुए कहते हैं कि अब जो है मानव प्रजाति जो है प्रकृति से भावनात्मक रूप से जुड़ाव नहीं रखते, हम उसमें कुछ भी ऐसा नहीं देख सके जिससे हम अपना कह सके। यानी कि उस टाइम पीरियड पर जो सोसाइटी थी उसको देखकर वो कह रहे हैं कि हम प्रकृति के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं देखते जिसको हम अपना कह सके, ठीक है, और न ही अपनापन और न ही संवेदनाएं। यानी कि हमने एक तरीके से प्रकृति से, इस नेचर से नाता तोड़ लिया है। क्यों तोड़ लिया है? क्योंकि हमारा जो ध्यान है पूरी तरीके से वो किसकी तरफ है? वो पूरी तरीके से भौतिकतावाद की तरफ है, उपभोक्तावाद पर केंद्रित है। इसलिए वो इस टाइप की बातें करते हैं और वो बिल्कुल सही बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए आशा करता हूं स्पिरिट डियर की थर्ड लाइन आप सभी को अच्छे समझ में आ रही होगी। एक बार अगर लास्ट में कंक्लूड करें इसका मतलब तो क्या है? लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज अर्थ, यानी कि ये जो खूबसूरत सी प्यारी सी प्रकृति जो हमारी है, हम इसको बहुत कम आंकते हैं और हमारे मुंह से इसके लिए कोई प्रशंसा नहीं निकलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे अ सॉलिड बोन। रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड डियर एस्पिरेंट्स, ये इस पोएम की फोर्थ लाइन है जिसको हम लोग बड़े प्यार से कवर करने वाले हैं। चलिए आओ भैया जल्दी आओ। सो वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे, व्हाट डज इट मीन हियर? सो वर्ड्सवर्थ accuses humanity of abandoning their emotional and spiritual selves। क्या कहने का मतलब है यहां पर? सो विलियम वर्ड्सवर्थ जी यहां पर दुख और आलोचना के स्वर में बराबर अपनी शिकायत को आगे कंटिन्यू करते हैं। यहां पर विलियम वर्ड्सवर्थ जी दुख के स्वर में, ठीक है, और आलोचना के स्वर में अपनी शिकायत को बराबर आगे जारी रखते हैं। वो कहते हैं कि इंसान ने भौतिक सुखों के लिए अपने हृदय को खो दिया है। इंसान ने भौतिक सुखों के लिए अपने हृदय को खो दिया है, हार्ट को खो दिया है, और बदले में जो कुछ भी उसे मिला है वो कोई महान उपलब्धि नहीं है बल्कि एक घृणित सौदा है। बदले में जो कुछ भी उसको मिला है वो कोई महान उपलब्धि नहीं है बल्कि बहुत ही एक घृणित सौदा है। ठीक है, नाउ यहां पर इन दोनों वर्ड्स का सिंबॉलिक मीनिंग में लिखा गया है, रिस्पेक्टेड हियर ध्यान रखिएगा। द हार्ट सिंबलाइज आवर कैपेसिटी फॉर लव, एम्पैथी यानी कि सहानुभूति, एंड कनेक्शन विथ नेचर। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आप याद रखिएगा। देखो वैसे इतना डीप नहीं जाएगा, लेकिन अगर सामने वाला चला जाता है तो यस वी आर प्रिपेयर्ड। ठीक है, हम तैयार हैं उस चीज के लिए। बाय गिविंग इट अवे, इसका मतलब क्या है? वी हैव सेक्रीफाइस्ड आवर इनर वैल्यूज इन एक्सचेंज फॉर मटेरियल गेन। गिविंग इट अवे का मतलब क्या है? कि हमने जो है हमारी जो इनर वैल्यूज हैं उसको सेक्रीफाइस कर दिया है। क्या गेन करने के लिए? हमने मटेरियल चीजों को गेन करने के लिए हमारी इनर वैल्यूज को खो दिया है। ठीक है, अब क्या है, थोड़ा सा यहां पर सॉर्डेड बून के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सॉर्डेड बून का मतलब क्या है? अ बून मीन्स अ ब्लेसिंग्स और गिफ्ट, यानी कि आशीर्वाद या फिर तोहफा। बट द एडजेक्टिव सॉर्डेड, जो कि बेसिकली नेगेटिविटी को डिनोट करता है, मेक्स इट बिटरली आयरोनिक। यहां पर ये इस्तेमाल जो होता है वो बेसिकली आयरोनिक को डिनोट करने का प्रयास करता है। यानी कि इट सजेस्टेड दैट द रिवॉर्ड वी गॉट, यानी कि प्रकृति के बदले में हमें जो इनाम मिला है वो क्या है? वेल्थ, कंफर्ट, प्रोग्रेस इज मोरली करप्ट एंड स्पिरिचुअली डैमेजिंग। व्हाट डज इट मीन? यानी कि वो बेसिकली नैतिक रूप से भ्रष्ट है और आध्यात्मिक रूप से हानिकारक है, यह बताने का प्रयास किया है। मोरली करप्ट एंड स्पिरिचुअली डैमेजिंग। यानी कि अगर इस पूरी लाइन को रिस्पेक्टेड टीचर थोड़ा सा और फाइनल कंक्लूड के रूप में समझाने का प्रयास करें तो विलियम वर्ड्सवर्थ जी अपनी शिकायत को आगे जारी रखते हुए कहते हैं कि हमने इस भौतिकतावाद वाली दुनिया के चक्कर में क्या कर दिया है कि सब कुछ खो दिया है। यानी कि हमने हमारा दिल खो दिया है और बदले में हमें जो मिला है वो कोई महान उपलब्धि नहीं है, बहुत ही एक घृणित सौदा है। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आशा करता हूं रिस्पेक्टेड टीचर्स की ये आप सभी को अच्छे समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। दिस सी दैट बेयर्स हर बोसम टू द मून, दिस सी दैट बेयर्स हर बॉसम टू द मून। ये जो समुद्र है बेसिकली, ठीक है, जो चंद्रमा के सामने अपना सीना ताने खड़ा है, उसके बारे में यहां पर बात हो रही है। देखो कितना आसान है लिटरल मीनिंग का निकालना। ये जो समुद्र है बेसिकली जो चंद्रमा के सामने अपना सीना ताने खड़ा है, लेकिन खड़ा है या खड़ी है? सवाल ये है, खड़ा है या फिर खड़ी है? ठीक है, यहां पर रिस्पेक्टेड टीचर जो प्रोनाउन हर इस्तेमाल हुआ है वो हम सब जानते हैं फीमेल के लिए, यानी कि
हम जानते हैं ना, ही और शी, ही मेल के लिए और शी जो है फीमेल के लिए होता है। ऐसे ही हमारा हर जो होता है वो किसके लिए होता है, फीमेल के लिए। यानी कि सर ये जो शी है, तो मैंने तो सर बहुत से उसमें देखा है, कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने समझाने का प्रयास किया है कि उसको समुद्र को बोला है खड़ा है, खड़ी, जस्ट लाइक मेल के रूप में कंसीडर किया है। सो रिस्पेक्टेड टीचर्स, हमें ये समझने का प्रयास करना है कि यहां पर इसको फीमेल के रूप में कंसीडर किया गया है, ठीक है। सो अब थोड़ा सा समझते हैं लिटरल मीनिंग क्या है। दिस सी इज पर्सोनिफाइड एज वुमैन हु बेयर्स हर बॉसम, यानी कि चेस्ट ओपनली टू द मून। यानी कि ये जो चंद्रमा है, समुद्र है, बेसिकली उसको वुमेन के रूप में कंसीडर किया गया है, जो बेसिकली अपने बॉसम, अपने चेस्ट को ओपनली चंद्रमा के सामने सीना ताने खड़ी हैं, ठीक है। अब इट डिस्क्राइब्स द नेचुरल हार्मनी एंड इंटीमेट रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ नेचर, द सी एंड द मून। और प्रकृति की जो बहुत बेहतरीन से जो प्राकृतिक तत्व हैं, समुद्र और चंद्रमा, इनके बीच में नेचुरल हार्मनी, इंटीमेट रिलेशनशिप को दर्शाने का प्रयास किया गया है। यानी कि यह प्रकृति के जो तत्व हैं समुद्र और चंद्रमा के बीच में प्राकृतिक सामंजस्य और घनिष्ठ संबंध का वर्णन करने का प्रयास करता है। किसी भी प्रकार की यहां पर वल्गरिटी के बारे में बात नहीं हो रही। जस्ट लाइक कि मन में प्रश्न है, ये जो बूसम है बेसिकली सर, तो इनके लिए, हाँ, हमें यह समझना है कि ये किस लेवल पर समझाने का प्रयास किया जा रहा है। ये उसमें इसलिए साफ साफ मेंशन किया गया है नेचुरल हार्मनी एंड इंटीमेट रिलेशनशिप, यानी कि प्राकृतिक सामंजस्य और घनिष्ठ संबंध का वर्णन किया गया है। ना अगर बात करें सिंबॉलिक इंटरप्रिटेशन के बारे में, रिस्पेक्टेड टीचर, तो ध्यान समझना, द सी सिंबोलाइज नेचर्स ओपननेस, प्रकृति के खुलेपन को, इसके अलावा जेंटलनेस, उसके सौम्यता को, इसके अलावा ब्यूटी, उसकी सुंदरता को डिनोट करने के लिए इस्तेमाल हुआ है, ये ध्यान रखिएगा अच्छे से। इसके अलावा बेयर्स हर बॉसम, यानी कि अपनी छाती खोलकर दिखाना, यानी कि अपनी छाती दिखाना, सजेस्ट अ डीप प्योर एंड सेक्रेट कनेक्शन विद द, यानी कि क्या कहने का मतलब है, अपनी छाती दिखाना, अपने वक्ष स्थल को दिखाना चंद्रमा के साथ में बहुत ही गहरे, शुद्ध और पवित्र संबंध का एक संकेत है। किसी भी प्रकार की यहां पर वल्गरिटी की बारे में बात नहीं हो रही, रिस्पेक्टेड टीचर्स। फिर बता रहा हूं, जब मैं ऑफलाइन भी क्लास में जब ये पोएम पढ़ा रहा था, तो जब एस्पिरेंट्स को समझा रहा था, तो मैं उनके मन में एक दो प्रश्न आए कि सर क्या इसको जब आप जैसे वीडियो बनाओगे डेफिनेटली तो ऐसा फील नहीं आएगा कि हम किसी वल्गर चीज को, वल्गरिटी सुनने और देखने वाले की आंखों में है। यहां पर प्रकृति के बारे में बात हो रही है, इसलिए तो यहां पर प्रकृति को अप्रिशिएट किया जा रहा है बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है। देखो मैंने फिर कहा है कि सवाल ये कि विलियम वर्ड्सवर्थ जी के ये इमोशन है, ये हमें कैसे पता चलेगा, हमें समझना। ये देखो, आज से 200 साल पहले इस पोएम को लिखा गया था। उस टाइम पीरियड पर ना तो आप थे ना मैं था, तो सवाल है कि मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूं क्या वो कितने हद तक सही है, जो आपने जो पहले पढ़ा है वो कितने हद तक सही है। ये डिपेंड करता है कि हमारे पास एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चंस आया है, और उसके बिहाफ पर हम चारों ऑप्शन जो हमें मिलने वाले हैं, और जो क्वेश्चंस पूछा गया है, जिस वे में पूछा गया है, जिस पॉइंट को लेकर पूछा गया है, हम उसमें बहुत सारे डायमेंशन जोड़ सकते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। इसीलिए कहता हूं रिस्पेक्टिव कि हर एक चीज को अपने लेवल पर तोड़ने का प्रयास करा है, बहुत ही नेक्स्ट लेवल पर, ठीक है। यहां पर क्या बात हो रही है कि मून सिंबलाइज जेंटलनेस, फर्मिनिटी एंड, अच्छा हम लोग यहां तक तो पहुंच गए थे, एक बार दोबारा से कवर करते हैं। बेयर्स और बॉसम सजेस्ट डीप प्योर एंड सेक्रेट कनेक्शन विद द मून, यानी कि अपनी छाती दिखाना चंद्रमा के साथ में गहरे, शुद्ध और पवित्र संबंध का संकेत है, ठीक है। सिंबलाइजिंग जेंटलनेस, फेमिनिटी एंड मिस्ट्रिंग, और जो बेसिकली किस चीज को बता रहा है, सौम्यता को, स्त्रीत्व और रहस्य का प्रतीक है। नाउ आगे अगर बात करें, okay, the line emphasizes how nature still functions beautifully and rhythmically despite humanity's disconnection from it। बहुत ही प्यारी प्यारी सुंदर सी लाइन है रिस्पेक्टेड टीचर्स। क्या कहने का मतलब है, ये पंक्ति इस बात पर जोर देती है, ये जो लाइन है इस बात पर जोर देती है कि मानवता की प्रकृति से अलग हो जाने के बावजूद, जो ह्यूमैनिटी है वो भले ही प्रकृति से अलग हुई है, लेकिन उसके बावजूद ये अभी भी खूबसूरती और लयबद्धता के साथ में, कंटिन्यूटी के साथ में काम बराबर कर रही है। हमने देखा होगा जब जनरली समुद्र में जो लहरें उठती हैं उसके बारे में यहां पर बात हो रही है, ठीक है, कि भले ही लोग अब उस झरने को यानी कि जो लहरें उठ रही है उसको भले ही नहीं देख रहे हैं, नहीं अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन प्रकृति जो है अपनी लयबद्धता के साथ में, कंटिन्यूटी के साथ में बराबर काम
कर रही है, ठीक है। नाउ आगे बात करते हैं, वर्ड्सवर्थ कॉन्ट्रास्ट दिस नेचुरल हार्मनी विद द स्पिरिचुअल बेयरनेस ऑफ मॉडर्न मटेरियलिस्टिक सोसाइटी। ये पंक्ति, ये लाइन ये दिखाने का प्रयास करती है कि प्रकृति आज भी सजीव, सशक्त और भावुक है, लेकिन मनुष्य जो है उससे कट चुका है। प्रकृति तो वही है, लेकिन और केवल ये जो ह्यूमैनिटी है, जो मनुष्य है, उस टाइम पीरियड जो सोसाइटी, वो उससे कट चुका है, ठीक है। सो अगर इस लाइन को कंक्लूड करूं फाइनली, तो क्या कहने का मतलब होता है, दी सी दैट बेयर्स हर ब्लॉसम टू द मून। ये जो समंदर बेसिकली, जिसको हम लोग फीमेल के रूप में यहां पर कंसिडर कर रहे हैं, जो चंद्रमा के सामने अपना सीना ताने खड़ा है, बेसिकली ये शुद्ध और पवित्र संबंध का संकेत देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लाइन की तरफ चलते हैं, हम लोग उसे समझने का प्रयास करते हैं। सो द विंड्स दैट विल बी हॉलिंग एट ऑल आवर्स, व्हाट डज इट मीन हियर? बड़े प्यारे प्यारे से देखो, लिटरल मीनिंग तो उसका बड़ा प्यारा है, आप सब समझते हैं अच्छे से। वर्ड्सवर्थ रेफर्स टू नेचुरल विंड्स विच हॉलिंग कंटिन्यूअसली, यानी कि जो नेचुरल विंड है, ये जो तेज हवाएं हैं जो लगातार बहे जा रही हैं, चले जा रही हैं, उनके बारे में बात हो रही है। द विंड्स दैट विल बी हॉलिंग एट ऑल आवर्स, ही डिस्क्राइब्स द कांस्टेंट, रॉ एंड डायनेमिक प्रेजेंस ऑफ नेचर। यहां पर वो क्या बता रहे हैं, जो कांस्टेंट, रॉ और जो डायनेमिक प्रेजेंस है प्रकृति का, दैट गोज लार्जली अननोटिस्ड बाय मॉडर्न ह्यूमैनिटी, जिसको जो है मॉडर्न ह्यूमैनिटी अवॉइड कर रही है, उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। डीपर इंटरप्रिटेशन क्या है, द हाउलिंग ऑफ विंड्स पर्सोनिफाइज नेचर गिविंग इट अ वॉइस, यानी कि ये जो तेज हवाएं चली जा रही हैं बहुत जोर से, जिसकी तरफ प्रकृति, ये जो ह्यूमन है, मानव सोसाइटी जो है, ह्यूमन सोसाइटी जो है, जो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि मानो वो उनको आवाज दे रही है, एज इफ कॉलिंग आउट टू ह्यूमंस ट्राइंग टू रिकनेक्ट, कि आइए और प्रकृति के साथ में दोबारा से जुड़िए, ठीक है। दिस फ्रेज शोज दैट नेचर इज फुल ऑफ लाइफ। ये जो फ्रेज है रिस्पेक्टिव हाउलिंग ऑफ विंड, ये क्या बताने का प्रयास कर रहा है कि नेचर जो है फुल ऑफ, जीवन से भरपूर है, फीलिंग से भरपूर है और एनर्जी से भरपूर है, विच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द डल एंड लाइफलेस वर्ल्ड, जो कि बिल्कुल अलग है किस चीज से, डल एंड लाइफलेस वर्ल्ड से, किस चीज के, ऑफ मशीन्स एंड मॉडर्न लाइफ। यानी कि उस टाइम की जो सोसाइटी थी उसको क्रिटिसाइज करते हुए ये बात कह रहे हैं कि इन चीजों से तो हमारी जो दुनिया है बेसिकली वो बहुत ही अलग थलग है, ठीक है। इट आल्सो एक्सप्रेस सेंस ऑफ लोनलीनेस एंड एलिनेशन, और ये चीज किस चीज को, लोनलीनेस और एलिनेशन को भी डिनोट करने का प्रयास करती है। नेचर कंटिन्यूस इट्स सॉन्ग्स, नेचर तो आपको बुलाने का प्रयास करता है, प्रकृति तो आपको बुलाने का प्रयास करती है, गाने के माध्यम से हर तरीके से समझाने का प्रयास करती है। जो हवाएं चल रही होती हैं, जो लहरें चल रही होती है, वो अपनी तरफ से जितना प्रयास कर सकती है आपको अपनी तरफ बुलाने का, वो सारे प्रयास वो करती है, लेकिन एक आप ही हो जिनका ध्यान नहीं है। बट वी नो लॉन्गर लिसन, लेकिन हम लोग जो है सुनते नहीं है, हम लोग उससे कट चुके हैं, ठीक है। आशा करता हूं रिस्पेक्टेड टीचर्स कि आप सभी को अच्छे समझ में आ रही होंगी बातें। एक बार अगर हम लास्ट में कंक्लूड करें इस लाइन को, द विंड्स दैट विल बी हाउलिंग एट आवर्स, इसका मतलब क्या है कि वे हवाएं जो हर समय गरजती रहती है, ठीक है, गूंजती रहती है। ये सेंटेंस हमें दिखाने का प्रयास करता है कि प्रकृति जीवन, भावनाओं और ऊर्जा से भरपूर है, जो मशीनों और आधुनिक जो दुनिया है, आधुनिक जीवन की जो नीरस और बेरंग दुनिया है, उससे बहुत ही अलग थलग है, ठीक है। आशा करता हूं आप सभी को यहां की बात मेरी वहां तक पहुंच रही होगी अच्छे से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, एंड आर अप गैदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स, यानी कि अब जो प्रीवियस वाली लाइन में, यानी कि यहां पर जो रिस्पेक्टेड हमने देखा कि विंड किस तरीके से गर्जना कर रही थी, गरज रही थी, अब वो कैसी है, अब वो बिल्कुल एकदम काम है, शांत है, किसकी तरह, बिल्कुल सोते हुए फूलों की तरह, लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स की तरह, ठीक है। चलिए थोड़ा सा अब इसको तोड़कर समझने का प्रयास करते हैं। लिटरल मीनिंग क्या है रिस्पेक्टेड, द विंड्स प्रीवियसली हाउलिंग आर नाउ काम एंड अप गैदर्ड। ये जो प्रीवियस वाली स्लाइड में जो इससे प्रीवियस वाली लाइन से, उसमें जो हमें देखने को मिला कि जो हवाएं हैं बेसिकली जो गरज रही थी, अब कैसी हैं रिस्पेक्टेड, अब वो बिल्कुल शांत हैं एंड अप गैदर्ड हैं, यानी कि मीनिंग दे हैव रिट्रीटेड और बिकम स्टिल, यानी कि वो रिट्रीटेड हो चुकी है, एकदम स्टिल है, काम है, शांत है। नाउ सिंबॉलिक इंटरप्रिटेशन के बारे में अगर बात करें तो दिस लाइन रिफ्लेक्ट्स द क्वाइट पीसफुल फेज ऑफ नेचर, शोइंग इट्स एबिलिटी टू शिफ्ट फ्रॉम इंटेंसिटी टू कामनेस, यानी कि ये जो लाइन है बेसिकली प्रकृति के शांतिपूर्ण चरण को डिनोट करने का प्रयास करती है, दर्शाती है, जो तीव्रता से शांति की ओर स्थानांतरित होने की इसकी क्षमता को, इसकी एबिलिटी को डिनोट करने का प्रयास करता है, ठीक है। यहां पर बताया गया आगे द स्लीपिंग फ्लावर्स, अब स्लीपिंग फ्लावर्स सोते हुए फूल
किसको इंटरप्रेट करते हैं, किसको सिंबलाइज करते हैं और कैसे दिखते हैं रिस्पेक्टेड। सो स्लीपिंग फ्लावर सिंबलाइज द इनोसेंस, प्योरिटी एंड हार्मनी। यानी कि जब भी आप सोते हुए फूलों को देखोगे तो किसी भी व्यक्ति को भी अगर आप सोते हुए देखोगे तो वो कितना इनोसेंस और मासूम आपको नजर आएगा। तो बिल्कुल वैसे ही कंपैरिजन यहाँ पर किया जा रहा है। द स्लीपिंग फ्लावर सिंबलाइज इनोसेंस, प्योरिटी एंड हार्मनी। क्वालिटीज द पोएट सजेस्ट ह्यूमंस हैव लॉस्ट। ये वो क्वालिटी के बारे में बात हो रही है जो अकॉर्डिंग टू विलियम वर्ड्सवर्थ जो लोग हैं उस टाइम पीरियड के वो बिल्कुल भी खो चुके हैं। ठीक है। नाउ द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द विंड्स वाइल्ड हाउलिंग एंड नाउ इट्स जेंटल रेस्ट में रिप्रेजेंट्स नेचर रिदमिक बैलेंस, समथिंग ह्यूमैनिटी फेल्स टू अप्रिशिएट। यानी कि ये जो प्रकृति का जो रिदमिक बैलेंस का जो वर्क हमें अभी देखने को मिला है कि एक तरफ तो वो कैसे हो रही है, एकदम दहाड़ रही है, गरज रही है, और दूसरी तरफ अगले ही क्षण वो कैसी हो जा रही है, शांत हो जा रही है। ये प्रकृति की नेचर की क्वालिटीज हैं। ठीक है, जिसको जो मानवता जो ह्यूमन सोसाइटी है उस टाइम पीरियड पर अप्रिशिएट करने में असफल रही है। ठीक है। सो आशा करता हूं रिस्पेक्टेड टीचर्स की आप सभी को अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो यहां पर बेसिकली अल्टीमेटली क्या बताने का प्रयास करें विलियम वर्ड्सवर्थ जी, ये अप्रिशिएट कर रहे हैं इसकी नेचर की खूबसूरती को कि एक तरफ तो जो विंड है, जो हवाएं हैं आपको गरजती हुई नजर आ रही है, लेकिन अगली पल उनको आपका एकदम यानी कि अगले पल आप जब उनको देखोगे ध्यान से तो एकदम शांत रूप भी आपको देखने को मिलेगा, जस्ट लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स। आशा करता हूं रिस्पेक्टेड टीचर्स की मेरी यहां की बात वहां तक बड़े प्रेम पूर्वक तरीके से पहुंच रही होगी। कोई भी अगर आपको डाउट हो रिस्पेक्टेड टीचर्स प्लीज एंड डियर एस्पिरेंट्स बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जरूर अपडेट करें। ठीक है, हम लोग उसका सॉल्यूशन देंगे। वैसे बेसिकली ये सारी चीजें आपके लिए हेल्पफुल हैं और पीडीएफ आप सभी को अच्छे से नेक्स्ट लेवल पर मिली जाएगी ऐप पर से। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं। फॉर दिस फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ ट्यून। व्हाट डज इट मीन यार रिस्पेक्टेड टीचर्स? अगली लाइन में विलियम वर्ड्सवर्थ जी क्या बताने का प्रयास करते हैं? तो वो बताते हैं फॉर दिस यानी कि इस नेचर के लिए, फॉर एवरीथिंग नेचर में समाहित हर उस तत्व के लिए वी आर आउट ऑफ ट्यून। हम लोग जो है पूर्ण रूप से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, अलग थलग हो चुके हैं। यानी कि क्या कहने का मतलब है कि उस टाइम पीरियड पर जब इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो है अपने पीक पर थी और जब मानव प्रजाति जो है पूर्ण रूप से भौतिकतावाद की तरफ बढ़ रहा था, तो हमारे पास में नेचर को अप्रिशिएट करने का, नेचर में समय बिताने का समय ही नहीं है। हम लोग उससे बिल्कुल भी कट चुके हैं, अलग थलग हो चुके हैं। ठीक है, यानी कि हमारे पास प्रकृति के लिए, इस खूबसूरत से नेचर के लिए समय ही नहीं है। ठीक है, सो दिस लाइन इंप्लाइज अ स्पिरिचुअल एंड इमोशनल डिस्कनेक्ट फ्रॉम द नेचुरल वर्ल्ड। ये जो लाइन है रिस्पेक्टेड टीचर से क्या इंप्लाइज करने का प्रयास करती है? ये आध्यात्मिक और भावनात्मक अलगाव के बारे में बात करती है। ये जो लाइन है बेसिकली वो क्या बताने का प्रयास कर रही है? स्पिरिचुअल एंड इमोशनल, यानी कि भावनात्मक और आध्यात्मिक जो अलगाव है, यानी कि बताने का प्रयास करे कि डिस्कनेक्ट हो चुका है उस समय इंसान पूर्ण रूप से नेचुरल वर्ल्ड से, यानी कि प्रकृति की तरफ उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। द पोएट क्रिटिसाइज द मटेरियलिज्म एंड इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस ऑफ मॉडर्न लाइफ। यहां पर विलियम वर्ड्सवर्थ जी अपना क्रिटिसिज्म जारी रखते हैं और वो बताते हैं कि मॉडर्न लाइफ का जो इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस है और जो मटेरियलिज्म है, ये दो चीजें हैं जिनकी वजह से उस समय पर मानव प्रजाति ने प्रकृति से अपना नाता तोड़ लिया है। तो यहां पर वो बराबर इन दोनों चीजों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली उस भौतिकतावाद के चक्कर में पड़कर ही तो इंसान जो है नेचर से दूर हो रहा है, नेचर की तरफ उसका ध्यान ही नहीं है। इसलिए ही फील्स दैट our obsession with wealth and material gain has alienated us from the spiritual beauty of nature। आगे विलियम वर्ड्सवर्थ जी महसूस करते हैं, ये बताते हैं कि our obsession with wealth and material gain, कि जो हम इस वेल्थ के और इस मटेरियल गेन के चक्कर में हमने अपने आप को पूर्ण रूप से एलियन बना लिया है, यानी कि हमारा जो है प्रकृति से नाता टूट गया है, प्रकृति हमारे लिए बिल्कुल अलग हो चुकी है। ठीक है, फ्रॉम द स्पिरिचुअल ब्यूटी ऑफ नेचर, यानी कि हम एक तरीके से प्रकृति की आध्यात्मिक सुंदरता से पूर्ण रूप से दूर हो चुके हैं। तो यहां पर भी रिस्पेक्टेड टीचर्स जो विलियम वर्ड्सवर्थ जी है वो अपनी आलोचना को, अपने क्रिटिसिज्म को जारी रखते हैं। और अब ये शिकायतों का दौर जो है, यानी कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये क्या है रिस्पेक्टेड टीचर, ये एक सोनेट है जिसमें 14 लाइन्स होती है। ऑक्टेव में क्या होता है? प्रॉब्लम्स होती हैं, शिकायतें होती हैं, ये सारी चीजें। और सेस्टेट में क्या होता है? फिर सॉल्यूशंस की तरफ हम लोग बढ़ने वालेंगे। तो अब ऑक्टेव वाला पार्ट जो है हमारा खत्म होता है, अब हम चलेंगे सेस्टेट की तरफ। लास्ट में अगर एक बार कंक्लूड करें इस पूरी लाइन को, तो आगे विलियम वर्ड्सवर्थ जी बताने का प्रयास करते हैं कि फॉर दिस फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ ट्यून, यानी कि इस नेचर के लिए, नेचर में समाहित हर उस तत्व के लिए, यानी कि जो इतनी खूबसूरत सी प्रकृति है, हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, हमने अपने आप को पूर्ण रूप से इससे डिस्कनेक्ट कर लिया है। ठीक है, आशा करता हूं रिस्पेक्टेड टीचर्स की ये
पोएम्स की जो लाइनें हैं बड़े प्यार तरीके से अच्छे से आपको समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट बात करते हैं, इट मूव्स अस नॉट, ग्रेट गॉड आई वुड रेदर बी अ पैगन, सकल्ड इन अ क्रीड आउटवर्न। चलो अब समझने का प्रयास करते हैं। सबसे बड़ा प्रश्न तो मन में इन लोगों के यही आता है कि सर ये पैगन कौन है, तो इसके बारे में भी बड़े इत्मीनान से अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा रिस्पेक्टेड टीचर्स। पहले इसको समझते हैं, अच्छे से तोड़ने का प्रयास किया। लिटरल मीनिंग क्या है, इट मूव्स अस नॉट, क्या कहने का मतलब है, द नेचुरल ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड, द नेचुरल ब्यूटी ऑफ वर्ल्ड, इस दुनिया की जो खूबसूरत प्रकृति है उसके बारे में यहां पर बात हो रही है। द सी, और उस प्रकृति में समाहित हर वो तत्व, ठीक है, वो समुंदर, वो हवाएं, वो चंद्रमा और वो हर एक चीज जो प्रकृति में इन्वॉल्व है, प्रकृति के तत्व हैं, ठीक है, फेल्स टू इमोशनली और स्पिरिचुअली स्टिर मॉडर्न पीपल। उस टाइम पीरियड के जो मॉडर्न पीपल है भाई साहब, उनको किसी भी रूप से जगाने में, हिलाने में पूर्ण रूप से मतलब फेल हो चुकी है। यानी कि कहीं पर भी ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि मेरे इतना मूवमेंट करने पर हर तरीके का प्रयास कर लिया कि आइए और वापस प्रकृति से जुड़िए, लेकिन ये मानव प्रजाति उठने का नाम ही नहीं ले रही है, ये उस प्रकृति से जुड़ने का नाम ही नहीं ले रही है, ठीक है। सो ग्रेट गॉड, अब यहां पर स्पिरिट ये क्या है, एक एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है। तो अब वो जो है विलियम वर्ड्सवर्थ जी बताते हैं, वो क्या बोलते हैं कि ग्रेट गॉड दिस इज एन इमोशनल आउटबर्स्ट। और बेसिकली ग्रेट गॉड क्या है, दिस इज एन इमोशनल आउटबर्स्ट, एन एक्सप्रेशन ऑफ शॉक, सैडनेस एंड फ्रस्ट्रेशन। तो वो अब जो है ईश्वर से विनती करते हैं, ठीक है, वो क्या बोलते हैं, आई वुड रेदर बी अ पैगन, मैं जो है एक पैगन बनना पसंद करूंगा। वर्ड्सवर्थ सेज he would prefer to be a non-Christian believer if it meant he could feel deeply connected to the nature। अब यहां पर जब तक हम पैगन को समझेंगे नहीं, ये लाइन क्या कहना चाह रही है ये हमें पता अच्छे से नहीं चलेगी। तो पैगन कौन है, इसके लिए हमें थोड़ा सा चलना पड़ेगा नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, ठीक है। सो पैगन के बारे में यहां पर बात हो रही है रिस्पेक्टेड ईयर। तो अ नॉन क्रिश्चियन, समवन हु बिलीव्स इन एंशिएंट नेचर बेस्ड रिलीजन लाइक ग्रीक और रोमन्स। तो मैं अगर इसको आसान से अपने शब्दों में अगर समझाने का प्रयास करूं तो पैगन उस इंसान को कहते हैं, उस बिलीवर को कहते हैं बेसिकली, जो बेसिकली देखा जाए तो उस टाइम पीरियड पर, यानी कि ग्रीक और रोमन के टाइम पीरियड पर, जो प्रकृति को एक ईश्वर के रूप में देखता था, पेड़ पौधे, नदियां, झरने, पशु पक्षी, इन सब की पूजा करता था, वो ऐसा बिलीवर था, ठीक है। यानी कि भौतिक वर्ल्ड में जो रिलीजन है, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो या फिर इस्लाम हो या फिर कोई भी ऐसा रिलीजन, उससे हटकर जो प्रकृति को पूजा करता है, जो प्रकृति की पूजा करता है, उस बिलीवर को हम कहते हैं पैगन। ये ध्यान रखना, ठीक है। सो आगे क्या लिखा है, सकल्ड। अब अच्छा, अब वो कहानी समझ में आ रही होगी, वो क्यों कहते हैं कि ग्रेट गॉड आई वुड रेदर बी अ पैगन, यानी कि क्योंकि मुझे प्रकृति से प्रेम है इसलिए, ठीक है। सो सकल्ड का मतलब क्या है, रेस्ड और नरिश्ड फ्रॉम बर्थ लाइक अ चाइल्ड विथ इट्स मदर मिल्क। यानी कि जिस तरीके से जब कोई बच्चा जन्म लेता है और उसको उसकी माँ जो है अपना दूध पिलाकर पाल पोसकर बड़ा करती है, ठीक उसी तरीके से रेस्ड और नरिश्ड फ्रॉम बर्थ, यानी कि वो जो है पैगन बनना पसंद करेंगे, क्योंकि बचपन से ही जो है उनको प्रकृति से जुड़ा हुआ माना जाएगा, बचपन से ही प्रकृति से लगाव करना उन्हें सिखाया जाएगा, प्रकृति को पूजा जो होती है उसकी वो बचपन से उनको सारी चीजें सिखाई जाएंगी। इसलिए वो बोलते हैं कि मैं जो है पैगन बनना पसंद करूंगा। क्रीड आउटवर्न के बारे में अगर बात करें तो एन ओल्ड आउटडेटेड बिलीफ सिस्टम, यानी कि भले ही आज की मॉडर्न लाइफ में ये बिलीफ जो है पूर्ण रूप से खत्म हो चुका है कि प्रकृति की कौन पूजा करता है, लेकिन मैं जो है फिर भी पैगन बनना ही पसंद करूंगा। मैं उस टाइम पीरियड के जो बिलीवर थे वही बनना पसंद करूंगा, क्योंकि इसके माध्यम से मैं प्रकृति से जुड़ा रहूंगा, ठीक है। सो वर्ड्सवर्थ इज सेइंग I would rather have been raised as pagan even if that religion is outdated and no longer accepted। भले ही ये रिलीजन जो है आउटडेटेड है, एक्सेप्टेड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उसी पैगन को बनना पसंद करूंगा, उसी बिलीवर, उस सिस्टम को, उस सिस्टम से जुड़ा रहना पसंद करूंगा, क्योंकि इसके माध्यम से मैं क्या रहूंगा, अल्टीमेटली मैं उस प्रकृति से जुड़ा हुआ महसूस करूंगा, प्रकृति से जुड़ा रहूंगा। जैसे आप लोग हैं अलग हो गए हैं इस भौतिकतावाद के चक्कर में, लेकिन मैं नहीं होना चाहूंगा, क्योंकि मुझे ये खूबसूरत नेचर दिख रहा है इसलिए। सो अगर कंक्लूड करें इन दोनों लाइनों को रिस्पेक्टेड टीचर्स, तो यहां पर क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं, तो इट मूव्स अस नॉट, यानी कि प्रकृति जो है उस टाइम पीरियड के लोगों को जगाने में असफल रही है। भले ही मैं कितने भी खूबसूरत हूं, लेकिन ये जो ठटरी बंदे हैं ये तो ऐसे ही हैं, ठीक है। इनका नेचर, इनका जो
फोकस है वो बिल्कुल भी उसकी तरफ नहीं है, ठीक है, आप समझने का प्रयास करना। तो टेरिटरी बंदे जो तो थोड़ा बहुत चल जाता है, जैसे होता है ना कि हम उसको जुड़ के एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। पर्सनली आई फील कि यार नेचर से जुड़ा होना जरूरी है। सो ये जो प्रकृति है इसकी जो खूबसूरती है हमें जगाने में फेल हो गई है। ग्रेट गॉड, ठीक है, मैं जो है पैगन बनना पसंद करूंगा, क्योंकि अल्टीमेटली पैगन बन के ही सही मैं जो है प्रकृति से जुड़ा हुआ महसूस करूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। सो माइट आई स्टैंडिंग ऑन दिस प्लीजेंटली, व्हाट डज इट मीन हियर रिस्पेक्टेड टीचर्स। सो अगली लाइन के अंदर विलियम वर्ड्सवर्थ जी अपनी जर्नी को आगे करते हैं, यानी कि जो पैगन वाली जो जर्नी है, पैगनिज्म वाली जो जर्नी है, उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। और वो क्या कहते हैं कि सो माइट आई स्टैंडिंग ऑन दिस प्लीजेंटली। प्लीजेंटली का मतलब रिस्पेक्टेड टीचर्स यहां पर होता है घास का मैदान, ठीक है। प्लीजेंटली का मतलब क्या है, घास का मैदान। और ये जो प्यारी प्यारी सी लिटरल मीनिंग है ये आप ही के लिए है। सो माइट, ठीक है, ली क्या है, एक आर्किक वर्ड है। इसके अलावा यहां पर क्या बताने का प्रयास किया है, वर्ड्सवर्थ इमेजिन हिमसेल्फ एज पैगन। यहां पर विलियम वर्ड्सवर्थ जी अपने आप को पैगन इमेजिन करते हैं, ठीक है। एंड सेस, और कहते हैं दैट इफ ही वर वन, अगर मान लो वो पैगन होते तो वो क्या कर रहे होते और क्या करते। देन वाइल स्टैंडिंग ऑन दिस ब्यूटीफुल मेडो, यानी कि इस ब्यूटीफुल से सुंदर से घास के मैदान में वो खड़े होते। ही माइट बी एबल टू फील और सी डिवाइन फिगर इन नेचर, और इस खूबसूरत से घास के मैदान में खड़े होकर वो प्रकृति का खूबसूरत नजारा देखते, उसको महसूस करते, प्रकृति की सुंदरता को महसूस करते, ठीक है। वो जो डिवाइन फिगर है उसको वो देखते, महसूस करते और उसको अप्रिशिएट करते, ठीक है। यानी कि प्रकृति के नजारे का वो भरपूर आनंद लेते, ठीक है। ये कहने का प्रयास कर रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ जी। तो क्या लिखा है, सो माइट आई स्टैंडिंग ऑन दिस प्लीजेंटली, यानी कि कंक्लूड करें अगर इस लाइन को, तो विलियम वर्ड्सवर्थ जी बताने का प्रयास करते हैं कि अगर वो पैगन होते तो वो इस सुंदर से घास के मैदान में खड़े होकर प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेते, उसे अप्रिशिएट करते और उसकी प्रशंसा करते, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, हैव ग्लिम्पसेस दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉर्न। सो रिस्पेक्ट टीचर एंड डियर एस्पिरेंट, यहां पर ये लाइन हमें क्या बताने का प्रयास करती है, ये बेसिकली अब विलियम वर्ड्सवर्थ जी की डिजायर को, उनकी लालसा को बताने का प्रयास कर रही हैं। यानी कि वो अब तरस रहे हैं, किस चीज के लिए, वो पैगन बनने के लिए तरस रहे हैं, ठीक है। क्या बता रहे हैं वो, हैव ग्लिम्पसेस। बेसिकली ये वर्ड किस लिए होता है, हैव ग्लिम्पसेस मतलब टू कैच फ्लीटिंग साइट्स और मोमेंट्स, यानी कि क्षण भंगुर दृश्य को या फिर क्षणों को कैद करने के लिए, कुछ मोमेंट के लिए, कुछ देर के लिए जो हम नजारे, सुंदर सुंदर नजारे, जो दृश्य देखते हैं, उनके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है हैव ग्लिम्पसेस। दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉर्न, व्हाट डज इट मीन हियर, इसका मतलब है दैट वुड मेक हिम फील लेस सैड एंड अलोन, या फिर दैट वुड कंफर्ट हिम एंड लिफ्ट हिज स्पिरिट। मान लो कि अगर उनको ये झलक दिख जाती, कौन सी झलक उसके बारे में भी बात करेंगे, कि अगर ये सुंदर सुंदर नजारे और ये झलक अगर उनको देख जाती तो वो क्या होते, अल्टीमेटली वो उनके अंदर फिर से एक एनर्जी आती, अपनी जो स्पिरिट है वो नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाती। या फिर इनको देखने के बाद में वो कम दुखी होते, यानी कि जितने दुखी अभी वो उस भौतिकतावाद वाले संसार को देखने पर हो रहे हैं, अगर मान लो ये प्रकृति वाले नजारे उनको देखने को मिलते तो वो इतने दुखी नहीं होते, वो अपने अंदर एक नई एनर्जी, नई ऊर्जा को जागृत करने का प्रयास करते, ठीक है। यानी कि वो हैप्पी होते, ठीक है। सो हियर द स्पीकर यर्न्स, यानी कि विलियम वर्ड्सवर्थ जी की लालसा को बताने का प्रयास किया जा रहा है। विलियम वर्ड्सवर्थ जी यहां पर तरसते हुए नजर आ रहे हैं। हियर द स्पीकर यर्न्स फॉर ग्लिम्पसेस ऑफ पैगन वर्ल्ड, यानी कि जो पैगन वर्ल्ड की दुनिया के लिए तरस रहे हैं, ठीक है। टू एलिवेट हिज सेंस ऑफ डिसोल्यूशन, स्पेशली ही डिजायर टू सी प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी एंड ट्राइटन बिलो हिज रेथ हॉर्न। यानी कि देखा जाए तो यहां पर बताने का प्रयास किया जा रहा है कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ जी अपने अकेलेपन और जो वीरानी की जो दुनिया उस समय जी रहे हैं, क्योंकि भौतिकतावाद वाले संसार की बात हो रही है, ठीक है। सो विलियम वर्ड्सवर्थ जी जो वीरानी और अपने अकेलेपन को, अपनी भावना को दूर करने के लिए क्या करना का प्रयास कर रहे हैं, वो बेसिकली एक पैगन की दुनिया की झलक पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, यानी कि तरस रहे हैं इस चीज के लिए। स्पेशली वो क्या करना चाह रहे हैं, वो प्रोटियस, यानी कि अगली जो दो लाइन है उसको यहां पर बताया गया है, क्योंकि देखो यहां पर इसलिए ऐड कर दिया है क्योंकि वो फिर कनेक्टिविटी टूट जाएगी।
तो वो बताने का प्रयास करें कि वो प्रोटियस को समुद्र से उठते हुए देखना चाहते हैं। प्रोटियस के हम सब जानते हैं समुद्री देवता है, ठीक है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। सो प्रोटियस को समुद्र से उठते देखना चाहते हैं और ट्राइटन को अपनी पुष्पांजलि सींग से वो हॉर्न बजाते हुए देखना चाह रहे हैं। और ये नजारा देखने के बाद में जो उनको जिस खुशी का, जिस सुखद शांति का अनुभव होगा, उसकी बात ही क्या होगी। ये वो सारी चीजें देखना चाह रहे कौन, विलियम वर्ड्सवर्थ जी। तो ये उनकी लालसा को व्यक्त करता है। तो अगर रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड डियर एस्पिरेंट्स कंक्लूड करें इस पूरी लाइन को एक बार, हैव ग्लिम्पसेस दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉर्न, इसका मतलब यह है कि यहां पर विलियम वर्ड्सवर्थ जी उस नजारे को देखने के बाद में, उस प्राकृतिक नजारे को देखने के बाद में, अगर वो पैगन होते और पैगन वाली दुनिया में अगर होते, तो उसको देखने के बाद में जो उनको फीलिंग होती, जो उनकी वो नेक्स्ट लेवल पर होती, और अल्टीमेटली वो कौन कौन सी फीलिंग को देखना चाह रहे हैं, मतलब कौन कौन से सुंदर नजारे को देखना चाह रहे हैं, वो देखना चाह रहे हैं प्रोटियस को समुद्र से उठते हुए, और जो ट्राइटन है उसको सींग बजाते हुए वो देखना चाह रहे हैं। और यही दो बातें जो है अगली लाइन में बताई गई है। हैव साइट ऑफ प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी, लिटरल मीनिंग क्या है हैव साइट ऑफ, मतलब टू विटनेस और सी, यानी कि उसको देखते हुए गवाह बनना, विटनेस बनना। प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम सी मतलब प्रोटियस कौन है, बेसिकली इज अ ग्रीक सी गॉड है, नोन फॉर हिज विजडम एंड शेप शिफ्टिंग, जो अपनी विजडम के लिए, अपनी बुद्धि और शेप शिफ्टिंग के लिए मशहूर है, फेमस है। He is mythological figure deeply connected to the nature and mystery, जो किससे कनेक्टेड हम सब जानते हैं, माइथोलॉजिकल फिगर है और नेचर से संबंधित है। Wordsworth longs to see Proteus, suggesting a desire to reconnect with the mythic spiritual version of the natural world। क्या बताने का प्रयास करें, वर्ड्सवर्थ जो है प्रोटियस को देखने के लिए तरस रहे हैं, जो प्राकृतिक दुनिया के पौराणिक, जो प्राकृतिक दुनिया के पौराणिक और आध्यात्मिक, लिखा ना स्पिरिचुअल, जो स्पिरिचुअल वर्जन है उसके साथ पुनः जुड़ने की इच्छा को दर्शाने का प्रयास करते हैं, यानी कि ये उनकी इच्छा है, ठीक है। अब थोड़ी सी बात करें अगर प्रोटियस के बारे में, तो आपको प्रोटियस की फोटो दिखाते हैं। आपने पुराने जो हमारी बुक के अंदर दिए हैं वो ये वाले प्रोटियस हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो थोड़ा सा मॉडर्न वर्जन ये वाले हैं प्रोटियस, ठीक है, और भी हैं। तो कुछ आपको थोड़ा सा और अगर वर्जन देखना, तो तीनों में से जो भी आपको रिस्पेक्टेड टीचर्स फोटो अच्छे लगते हो आप वो यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट बात करते हैं, और हियर ओल्ड ट्राइटन ब्लो हिज रेस्ट द हॉर्न। क्या कहने का मतलब है रिस्पेक्ट टीचर्स एंड डियर एस्पिरेंट्स, ये इस पोएम की लास्ट लाइन है रिस्पेक्ट टीचर्स। और हम जानते हैं ये ट्राइटन जी कौन है, ट्राइटन जी समुद्र देवता है, ठीक है। ट्राइटन जी कौन है भाई साहब, समुद्र देवता है, समुद्री देवता है, ठीक है। तो लिटरल मीनिंग अगर समझने का प्रयास करें तो क्या है, ट्राइटन इज ए माइथोलॉजिकल सी गॉड है, जो कि बेसिकली पोसाइडन के बेटे हैं, ठीक है। अब अगर हम इसके बारे में बात करें रेथ द हॉर्न, तो अगर केवल रेथ के बारे में बात करें तो इसका मीनिंग होता है रिस्पेक्टेड टीचर्स सराउंडेड, घिरा हुआ। लेकिन यहां पर अगर हम इसको अकेले पढ़ेंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, इसलिए समझने के लिए हमें यहां पर चलना पड़ेगा अगली लाइन में। तो क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं, ही इज ऑफन डेपिक्टेड ब्लोइंग अ कॉन्च शेल, ब्रैकेट में लिखा है द रेथ द हॉर्न। क्या मतलब है, टू काम और स्थिर द सी। इसका मतलब बेसिकली ये जो ट्राइटन है, जो सी गॉड है, बेसिकली अक्सर उनको समुद्र को शांत करने के लिए या फिर हलचल पैदा करने के लिए जाना जाता है। यानी कि जनरली समुद्र में किसी प्रकार की जब लहरें बहुत तेज उठने लगती हैं, समुद्र अपनी तूफान मचाता हुआ नजर आता है, या फिर मान लो कि कभी ट्राइटन जी को भाई साहब समुद्र में किसी प्रकार की हलचल पैदा करनी होती है, तो वो अपना शंखनाद करके हलचल पैदा करने के लिए जाने जाते हैं। आशा करता हूं रिस्पेक्टेड टीचर्स की यहां की बात वहां तक पहुंच रही होगी, ठीक है। सो कुछ फोटो दिखाता हूं, कुछ इस तरीके से शंखनाद होगा, ये जैसा कि आप देख रहे हैं फोटो में, इस तरीके से शंखनाद करके वो क्या करते हैं, अल्टीमेटली समुद्र में अगर हलचल हो रही होगी, समुद्र अगर धूम मचाने पे हावी होगा तो उनको शांत करेंगे, या फिर इनका अगर मन होगा तो ये शंखनाद करके समुद्र के अंदर हलचल पैदा करेंगे, ठीक है। और ये हैं थोड़े से मॉडर्न वाले, ठीक है, ये तो समझ में आ ही गए होंगे, ठीक है। चलो वापस बैक टू द पवेलियन चलते हैं। सो क्या कहने का मतलब है, वर्ड्सवर्थ इमेजिन्स हियरिंग दिस डिवाइन म्यूजिक अनदर सेंसरी कनेक्शन टू द सेक्रेड वर्ल्ड ऑफ नेचर। यानी कि विलियम वर्ड्सवर्थ जी बेसिकली क्या करने का प्रयास कर रहे हैं, इस दिव्य संगीत को, लिखा है ना वर्ड्सवर्थ इमेजिन हियरिंग दिस डिवाइन म्यूजिक, यानी कि इस दिव्य म्यूजिक को सुनने की कल्पना करते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं अल्टीमेटली कि वो नेचर से जुड़ना चाह रहे हैं, ठीक है, नेचर को, व्यू को देखना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, इसलिए, ठीक है। सो विलियम वर्ड्सवर्थ जी इस दिव्य संगीत को सुनने की कल्पना करते हैं, प्रकृति की पवित्र दुनिया से एक और संवेदी संबंध को स्थापित करना चाहते हैं। ये जो लिखा है सेंसरी कनेक्शन, वो
और सेक्रेड वर्ल्ड ऑफ नेचर यानी कि प्रकृति से एक और संवेदी संबंध जो है स्थापित करना चाहते हैं। ये सीन को देखने के साथ साथ यानी कि अल्टीमेटली ये जो ट्राइटन जी जब इस प्रकार का मूवमेंट करेंगे तो उसके वो जो व्यू होगा, वो जो नजारा होगा जिसको देखेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ जी और अपने आप को इमेजिन करेंगे कि भैया अब जो है मेरा जो संबंध है वो प्रकृति से में जुड़ा हुआ है, ये सारी चीजें वो महसूस करना चाहते हैं। सो अगर कंक्लूड करें इस पूरी लाइन को तो हम लोग बात कर सकते हैं कि और हियर ओल्ड ट्राइटन ब्लो हिज रेड द हॉर्न, यानी कि विलियम वर्ड्सवर्थ जी किसके बारे में बात करें, नेचर से जुड़ना चाह रहे हैं और नेचर में भी बेसिकली अब लास्ट में क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं कि वो समुद्री जो देवता हैं जो सी गॉडेड ट्राइटन उनको शंखनाद करते हुए वो देखना चाहते हैं और ऐसा करने के बाद में वो ये महसूस करेंगे कि मैं जो है प्रकृति के साथ अपना संवेदी संबंध स्थापित यानी कि जो सेंसरी कनेक्शन है वो स्थापित कर चुका हूं, ठीक है, मतलब प्रकृति के साथ में जुड़ चुका हूं, ठीक है। सो आई होप रिस्पेक्टेड टीचर्स की ये पैगन वाले सारे कॉन्सेप्ट और जो लास्ट का जो हमारा सेस्टेट वाला पार्ट था वो आप सभी को अच्छी समझ में आया होगा और पूरी पोएम को मैंने अपने स्तर पर लाइन बाय लाइन तोड़ने का प्रयास किया है। तो उम्मीद करूंगा कि आप सभी को अच्छे समझ में आया होगा और अगर फिर भी कोई भी डाउट आपके मन में अगर रहता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर अपडेट करिएगा, ठीक है। और उसके बाद में अब हमारा एक क्लास सेक्शन और रह गया, ठीक है, दो रह गए, एक हमारा पोएटिक डिवाइसेस और एक हमारा क्या रह गया, आओ भैया थोड़ा सा जल्दी देखो, हाँ, कंक्लूजन ऑफ द पोएम। अब थोड़ा सा इस पे और बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर रिस्पेक्टेड टीचर्स पूरी पोएम को आपने भी अच्छे से समझा और मैंने अपने स्तर पर इसको तोड़ने का प्रयास किया, अगर कोई आपसे पूछता है कि आखिरकार द वर्ल्ड इज टू मच विद अस पोएम का अल्टीमेटली मैसेज क्या है, क्या बताने का प्रयास करती है, तो सिंपल सी वन लाइनर अगर हम आंसर दें तो हम ये बता सकते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ जी अल्टीमेटली ये बताने का प्रयास करें इस पोएम के माध्यम से कि आप जो भौतिकतावाद के जीवन में पढ़ चुके हो बहुत बुरी तरीके से, आप जो है वापस से प्रकृति के संपर्क में आइए, प्रकृति से जुड़िए, यानी कि रिकनेक्ट होने की बात यहां पर इस पोएम के माध्यम से करते हैं वो, ठीक है। ये पोएम एक कंप्लेंट तो है ही लेकिन साथ में वो एक मैसेज और देती है कि आपको दोबारा से प्रकृति के साथ में अपना कनेक्शन बिठाना है, रिकनेक्ट होना चाहिए आप सभी को, ठीक है। सो क्योंकि आखिरकार क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली जो प्रकृति है वो आपको आंतरिक सुख देगी, ये भौतिकतावाद वाली जो चीजें हैं ये आपको कभी भी आंतरिक सुख नहीं देगी, ठीक है, क्योंकि ये आज है कल नहीं है इनका पता नहीं इसलिए, लेकिन प्रकृति हमेशा है। सो द वर्ल्ड इज टू मच विद अस इज मोर देन, अच्छा यहां पे हम लोग बात करें कंक्लूजन ऑफ द पोएम के बारे में, ठीक है, जो एनालिटिकल कंक्लूजन है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अंतिम चरण में है हम। आई अंडरस्टैंड कि लेक्चर आपका काफी लंबा हो गया है लेकिन रिस्पेक्टेड टीचर्स मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि जब हम किसी चीज को नेक्स्ट लेवल पर पढ़ रहे हैं, टीजीटी पीजीटी यूजीसी लेवल पर, तो कंटेंट ऐसा ही होना चाहिए। एक बार जब समझ में आ गया, और मैं हमेशा कहूंगा कि आप 2x पे वीडियो को देखिए, ठीक है। सो द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, इट्स मोर देन जस्ट अ सैड पोएम, ठीक है। इनिशियल फेज पर पढ़ने पर समटाइम्स कभी कभी महसूस होता है कि यार एक दुख भरी पोएम है, लेकिन ऐसा पूर्णतः सत्य नहीं है, ठीक है। इज मोर देन जस्ट अ सैड पोएम, ये सैड पोएम से कहीं बढ़कर है। क्या है? इट्स अ मैसेज फ्रॉम द रोमांटिक एरा, ये एक मैसेज है रोमांटिक एरा से, ठीक है, कि हमें प्रकृति से दोबारा जुड़ना चाहिए। वर्ड्सवर्थ स्पीक अबाउट अगेंस्ट मॉडर्न लाइफ, यहां पर विलियम वर्ड्सवर्थ जी मॉडर्न लाइफ के अगेंस्ट में बात करते हैं। वेयर एवरीथिंग इज ट्रीटेड लाइक अ थिंग टू बाय और सेल, जहां पर हर एक चीज को कैसे कंसीडर किया जा रहा है, खरीदना और बेचना। मतलब मनुष्य जो है पूर्ण रूप से किस पे डिपेंडेंट हो गया, मतलब उसकी लाइफ में क्या चीज सबसे ज्यादा इन्वॉल्व हो गई है, खरीदना और बेचना, ठीक है, बाइंग और सेलिंग के हमसे, ठीक है। सो ही इमेजिन्स अ डिफरेंट वर्ल्ड, यहां पर विलियम वर्ड्सवर्थ जी एक डिफरेंट वर्ल्ड की कल्पना करते हैं, जो कि हमने सेस्टेड पार्ट में देखा, बीइंग अ पैगन, यानी कि एज अ पैगन वो अपने आप को इमेजिन करते हैं कि मैं जो है पैगन बनना पसंद करूंगा, ठीक है, आई वुड रेदर बी अ पैगन। तो यहां पर वो इमेजिन करते हैं डिफरेंट वर्ल्ड की, वेयर नेचर इज सीन एज होली, जहां पर नेचर को, प्रकृति को पवित्र माना जाता है, पवित्रता के साथ में देखा जाता है, ठीक है, एंड फुल ऑफ मीनिंग, यानी कि अर्थपूर्ण तरीके से देखा जाता है, एंड एबल टू हील अवर स्पिरिट, और अल्टीमेटली अगर बात करें तो जो हमारी आत्मा है अल्टीमेटली उसको स्वस्थ करने के सक्षम के हिसाब से माना जाता है, यानी कि हमारी आत्मा की शुद्धि के लिए भी उसको जाना जाता है, किसको? प्रकृति के, यानी कि हमारी आत्मा की शुद्धि के लिए कौन कर सकता है, तो वो प्रकृति कर सकती है, यानी कि वो आत्मा की शुद्धि को साफ करने में सक्षम है, ठीक है। लिटरली बता रहा हूं, बहुत हैवी चीजें होती हैं, पोएम को पढ़ाना अपने आप में एक बहुत टिपिकल टास्क होता है, रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड डियर एस्पिरेंट्स, ठीक है। सो अब कहां हैं हम लोग? ओके, हाँ, यहां तक हो गया है। लास्ट बचे हमारी 2 लाइनें। द पोएम इनकरेजेस us to return to our lost spiritual connection and to see nature with wonder using imagination
ओल्ड स्टोरीज एंड पोएटिक विजन। क्या कहने का मतलब है यहां पर? तो द पोएम इनकरेजेस अस, यानी कि ये जो पोएम है बेसिकली ये हमें इनकरेज करती है, प्रोत्साहित करती है किस चीज के लिए? टू रिटर्न टू अवर लॉस्ट स्पिरिचुअल कनेक्शन, यानी कि जो हमने हमारा स्पिरिचुअल कनेक्शन खो दिया है वो हमें दोबारा से हमारी प्रकृति के साथ में बैठाना है, ठीक है। एंड टू सी नेचर विथ वंडर यूजिंग इमेजिनेशन, ओल्ड स्टोरीज एंड पोएटिक विजन, यानी कि हमारा जो आध्यात्मिक संबंध है उसकी ओर लौटने की बात तो करती ही ये पोयम, साथ में जो कल्पना है, पुरानी कहानियां हैं, जो काव्यात्मक हमारी दृष्टि है, यानी ओल्ड स्टोरीज के माध्यम से, पोएटिक विजन के माध्यम से जुड़ने के बाद में हम जो है डेफिनेटली हमारे नेचर के संपर्क में जरूर आ जाएंगे। यानी कि ये सारी वो चीजें बताने का प्रयास किया जा रहा है कि किस तरीके से आप नेचर से कनेक्ट हो सकते हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी इमेजिनेशन को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, उसके साथ में कनेक्शन बिठाना पड़ेगा प्रकृति के साथ में, ठीक है। ओल्ड स्टोरीज की नेचर कितना खूबसूरत हुआ करता था, ऐसी ऐसी हमें स्टोरीज के बारे में जानकारी होना चाहिए, ठीक है। एंड पोएटिक विजन, किस तरीके से पोएटिक विजन की सहायता से आप लोग नेचर से जुड़ सकते हो ये आपको बताना पड़ेगी। अपनी पोयम के अंदर ज्यादा से ज्यादा बेसिकली नेचर के बारे में बताना पड़ेगा, तो अभी जाके आप क्या हो पाएंगे? नेचर से कनेक्ट हो पाएंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये क्या है? एक सैड पोयम से बढ़कर कहीं ज्यादा पोयम है। तो ये इसका एक प्यारा सा छोटा सा कंक्लूजन था जिसके माध्यम से ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि आप सभी दोबारा से अपना कनेक्शन बिठा लीजिए, किसके साथ में? प्रकृति के साथ में। अब बड़ी अजीब बात लगती है कि 200 साल पहले विलियम वर्ड्सवर्थ जी ने ये पोयम लिखी थी, मोर देन 200 ईयर्स, आई थिंक 225 साल हो चुके हैं, उससे भी ज्यादा। हाँ, लेकिन फिर भी नहीं यार, 225 नहीं यार, साल अगर ऊपर नीचे हो जाए तो रिस्पेक्ट एडजस्ट कर लेना, इसीलिए मैं मोटे मोटे तौर पे 200 साल बोल देता हूं। सो अगर कंक्लूड करूं तो दोबारा से हम सभी को प्रकृति से लौटने का एक संदेश देते हैं इस पोएम के माध्यम से, ठीक है, क्योंकि उनके नजर में आंतरिक शांति जो है बेसिकली वो क्या है? प्रकृति से जुड़े रहना। आशा करता हूं रिस्पेक्ट डियर की ये प्यारी सी पोएम आप सभी को अच्छे से समझ में आई होगी, जो हमने इतना डीप एनालिसिस करा है, डीप लेवल पर कवर किया है वो, और मेरी यहां की बात आप तक प्रेम पूर्वक पहुंची होगी, ठीक है। अब लास्ट में हमारी रह गई है क्या? मोस्ट इंपॉर्टेंट की लिटरेरी डिवाइसेस ऑफ द पोएम, यानी कि इस पोएम की जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट की लिटरेरी डिवाइसेस है हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। बाकी तो आपको हमारी कहां मिल जाएंगी? पीडीएफ के अंदर सारी मिल जाएंगी लाइन बाय लाइन, नेक्स्ट लेवल पर तैयार की गई आप सभी के लिए। यहां पर वीडियो बहुत लेंदी हो गया इसलिए बाकी की स्लाइड मैंने कुछ उसमें से कट कर दी है, ठीक है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो यहां से मैंने बना दी है, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं रिस्पेक्टेड टीचर्स पर्सोनिफिकेशन के बारे में, ठीक है। तो हम सब जानते हैं पहली लाइन जो आपने देखी थी, पहली लाइन इन द सेंस है कि ये वाली जो प्यारी सी लाइन है, द सी दैट बेयर्स हर बॉसम टू द मून, ठीक है। अब इसके अंदर पर्सोनिफिकेशन आपको नजर आ रहा है, क्योंकि सी को हम कैसे कंसीडर कर रहे हैं भाई साहब? फीमेल के रूप में, और यहां पर उसके लिए प्रोनाउन कौन सा इस्तेमाल हुआ है? हर, ठीक है, तो पर्सोनिफाई किया जा रहा है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन दे रखा है, द सी इज डिस्क्राइब्ड एज वुमेन एक्सपोजिंग हर चेस्ट, ठीक है, गिविंग इट ह्यूमन क्वालिटीज मेक्स नेचुरल फील अलाइव एंड इमोशनल। तो हम सब जानते हैं अच्छे से कि ह्यूमन क्वालिटी की बात जहां पर होती है वहां पर क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन। ऑल्दो रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड डियर एस्पिरेंट्स, मैंने फिगर ऑफ स्पीच के ऊपर वीडियो बना रखा है, आप आराम से जाके वहां पर चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। एमपीटेट ग्रेड 2 की वो जो लिस्ट होगी उसमें मैंने बना रखा है, हालांकि अब थोड़ा थोड़ा समय मिलेगा तो डेफिनेटली इस चीज को दोबारा से और पीजीटी यूजीसी लेवल तक कवर करेंगे, मजा आएगा, नेक्स्ट लेवल पर मजा आएगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, ये तो बता दिया आपको, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्या था? द विंड्स दैट विल बी हॉलिंग एट ऑल आवर्स, ठीक है। अब ये जो वर्ड है बेसिकली ये भी किससे संबंधित है भाई साहब? हमारा पर्सोनिफिकेशन है, यहां पर भी आपको क्या दिखने को मिलेगा? पर्सोनिफिकेशन। एक्सप्लेनेशन नीचे मेंशन कर रखा है, विंड्स आर सेड टू हॉल लाइक वाइल्ड क्रीचर और ह्यूमन जो करते हैं हॉलिंग करना उस तरीके से, और जहां पर भी हम ह्यूमन क्वालिटीज के बारे में बात करते हैं वहां पर क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन। ये कुछ मेन है जो मैं आपको बता रहा हूं। तीसरा है हमारा स्लीपिंग फ्लावर्स, ठीक है। स्लीपिंग फ्लावर्स मतलब सोता कौन है भाई साहब? सोता तो इंसान है, तो यहां पर क्या आएगा? पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीमोरन, कहां पर देखने को मिल रहा है? सॉलिड बोन। ये काफी इंपॉर्टेंट है और काफी इजी भी है, क्योंकि बोन मतलब क्या होता है? ब्लेसिंग्स होती है, आशीर्वाद होता है, लेकिन वहीं उससे पहले क्या लगा? एडजेक्टिव सॉलिड, वो क्या है? नेगेटिविटी को डिनोट करने के लिए होता है, ठीक है, बैड के लिए कंसिडर किया जाता है, तो वो क्या है? अपोजिट है उसका। तो बोन इज समथिंग गुड बट सॉलिड मींस डर्टी और मोल्डी लो। तो अपोजिट, एक तरफ तो अच्छी बात हो रही है, एक तरफ बुरी बात हो रही है, तो हम सब जानते हैं क्या होगा? ऑक्सीमोरन। नेक्स्ट बात करते हैं सिमिली के बारे में। सो अप गैदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स, ये तो सभी को बहुत आसान लगेगी, दुनिया जानती, बच्चा बच्चा चप्पे चप्पे पे जानता है, ठीक है। और हमारे प्यारे से रिस्पेक्टेड टीचर्स और डियर एस्पिरेंट्स बहुत अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पर किसका इस्तेमाल हो गया? लाइक का, ठीक है, बहुत कॉमन चीज है। सो अप गैदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स, एक्सप्लेनेशन, द विंड्स आर कंपेयर टू द स्लीपिंग फ्लावर्स पीसफुल एंड स्टिल। अगर एक पल के लिए भी रिस्पेक्टेड डियर ये फील हो रहा है कि सर थोड़ी सी जल्दबाजी हो रही है, तो हाँ कह सकते हो, लेकिन अब वीडियो बहुत लेंदी हो चुका,
हाँ, वीडियो का जो मेजर पार्ट था वो खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी इत्मीनान से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इजी है। हम सब जानते हैं सिमली के कॉन्सेप्ट में क्या आता है, आदमी यही बच्चा क्रैक कर देता है। और जिसने पोएम अच्छे से पढ़ी होगी वहां उसको पता होगा, अब गेदर नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स, यानी कि पहले जो धूम मचा रहे थे अब वो कैसे दिख रहे हैं भाई साहब, हमारे तूफान यानी कि समुद्र कैसा दिख रहा है अब बिल्कुल स्लीपिंग फ्लावर की तरह। ठीक है, जो हवाएं पहले तेज चल रही थी उसके बारे में बताया जा रहा है। अपोस्ट्रोफी के बारे में बात करें तो ग्रेट गॉड आई वुड रेदर बी। अब यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क लगाए, उसके अलावा क्या बताया जा रहा है एक्सप्लेनेशन में, द पोएट स्पीक्स अबाउट डायरेक्टली टू गॉड एंड एब्सेंट और एब्स्ट्रैक्ट प्रेजेंस। जहां पर एब्सेंट प्रेजेंट के बारे में बात हो रही है, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट प्रेजेंस के बारे में बात हो रही है, वहां पर कौन सा होता है हमारा, वहां पर होता है हमारा अपोस्ट्रोफी। ठीक है, एक तो एक्सक्लेमेशन के बारे में पता चल जाता है, इसके अलावा दूसरा ओ वाले हमारे वर्ड देखने को मिलेंगे। ठीक है, और बाकी जो यहां पर जिसके बारे में बात हो रही है वो मौजूद नहीं है तो वो हमारा क्या कहलाता है, अपोस्ट्रोफी। ठीक है, नेक्स्ट एल्यूशन के बारे में बात करें तो ये सबसे अच्छा एग्जांपल है प्रोटेयस एंड ट्राइटन। इसके अलावा एक और यहां पर फिगर ऑफ स्पीच इसके अंदर इन्वॉल्व है। मैं चाहूंगा कि आप सभी जिसने भी नेक्स्ट लेवल कवर किया है वो बताए कि यहां पर दूसरी फिगर ऑफ स्पीच कौन सी इंक्लूड है। तो बताना, एक मैंने बता दी एल्यूजन, ठीक है, प्रोटेयस और ट्राइटन को उठते हुए देखना, ठीक है, समुद्री देवताओं को देखना। एंड इमेजरी के बारे में बात करें तो ये हम सब जानते हैं विंड्स हाउलिंग, ठीक है, हवाओं का दहाड़ना बहना, स्लीपिंग फ्लावर्स, ठीक है, प्रोटेयस राइजिंग, ट्राइटन ब्लोइंग हिज हॉर्न, ये सब क्या है, बेसिकली एक इमेजरी डिनोट करते हैं, यानी कि विविड डिस्क्रिप्शंस अपील टू द सेंसेस एंड इमेजिनेशन, यानी कि आपकी सेंसेस कैसी हैं, आप इनको कैसे इमेजिन कर पा रहे हैं, ये सारी चीजें हैं। और हम इमेजरी के बारे में अच्छे से पता ही है, इमेजिन करने वाली बात होती है। तो ये वो वाले सीन है जहां पर भी अगर आपको ऐसे वर्ड्स देखने को मिलते हैं तो आपके पास में जो गिवन 4 ऑप्शन है उसमें से आपको पहचानना होते हैं। ठीक है, सो ये बस हो गए। ये रिस्पेक्टेड ईयर कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच के बारे में हमने बात करी है। बाकी फिर बता रहा हूं नेक्स्ट लेवल पर डिटेल में, आप पीडीएफ जो है हमारी, जो मैंने आपको ऐप पर दिखाई है, नहीं है इसी वीडियो में दिखाई है, जो आपको कहां मिलेगी, ऐप के ऊपर। ठीक है, फिर बता रहा हूं द मास्टर जर्नी का हमारा प्यारा सा ऐप है और जहां पर प्ले स्टोर से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और नीचे स्क्रॉल किया हुआ नंबर आ रहा होगा। किसी भी प्रकार की कोर्स की जानकारी अगर आपको चाहिए हो तो प्लीज नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। अब थोड़ी सी बस अंतिम चरण में प्यार भरी 2 बातें कर लेते हैं थैंक यू के साथ में। अब देखिए, मैंने पहले स्टार्टिंग में ये फोटो लगाया था और अब बस चर्चा को विराम देते हुए फोटो लगा रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, इतना सब कवर करने के बाद में क्या हमें उस तरफ जाना चाहिए या वापस से पवेलियन लौट जाना चाहिए प्रकृति की तरफ। ठीक है, तो जो ये भौतिकतावाद की तरफ लोग बढ़ रहे थे, अब इतना गहन अध्ययन करने के बाद में आई थिंक 1.5 घंटे से ज्यादा का लेक्चर हो चुका है, तो उसके बाद में ये लोग को वापस कहाँ आना चाहिए कि अरे शशांक सर आप इतना समझाओगे तो अब तो वापस प्रकृति की तरफ लौटना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, आज से मैं जब जनरली अगर बात करी, देखो आज की डेट में प्रकृति भी क्या है, देखो प्रकृति हमारी है, हम प्रकृति के लिए, प्रकृति हमारे लिए है, लेकिन हम क्या कर पा रहे हैं कि इस मटेरियलिस्टिक लाइफ में, रियल लाइफ में बता रहा हूं आपको, आज सन 2025 के बारे में बात करें तो मतलब हम इस मटेरियलिस्टिक लाइफ में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं। हम अपनी बात कर रहा हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, हम सभी की बात कर रहे हैं। और इसका एक जो बड़ा, सबसे बड़ा कारण जो देखने को मुझे मिलता है वो है पॉपुलेशन। ठीक है, और खैर अब थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, पॉपुलेशन के बारे में, लेकिन लिटरली ये है कि ये प्रकृति हमारा घर है और अगर हमारा घर ही स्वच्छ नहीं रहेगा तो फिर हम कैसे स्वच्छ रह सकते हैं। डीप मीनिंग है इस पॉपुलेशन वाले वर्ड को। रिस्पेक्टेड टीचर्स, में चाहूंगा कि आप कितने अच्छे तरीके से इमेजिन कर सकते हैं और उसके डीप कॉन्सिक्वेंसेस पता कर सकते हैं। बस इतनी सी बात थी जो आपके साथ आज साझा करनी थी इस वीडियो के माध्यम से। फिर बता रहा हूं, एमपीटेट ग्रेड 1 का जो प्री का एग्जाम आपका होने वाला है, हम तैयार हैं और हम आपके लिए तैयार हैं, नेक्स्ट लेवल पर तैयार हैं। और इंडिया में होने वाले कोई भी टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स अगर हो रहे हैं, अगर आपको लगता है कि वो कंटेंट जो आपके सिलेबस में इंक्लूड है, हमसे जरूर जुड़िए। आई अश्योर यू कि नेक्स्ट लेवल का कंटेंट आप सभी को प्रोवाइड किया जाएगा। बस इसी मैसेज के साथ में मिलेंगे बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट लेवल के वीडियो के साथ में। स्टे सेफ, कीप इन टच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच एंड जय मां सरस्वती, जय श्री महाकाल।